अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। आप सब मुझे कहते हैं सुहाब सिल, मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत सिंह। उनके पास फौरी तौर पर चलते हैं और मंडे की ग्रीटिंग्स हम उनसे भी लेते हैं और उनको देते भी हैं। हरमीत कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर एंड यू नोट वेल, हमने सुना है कि आपकी तबीयत ख़राब है। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, मौसम बदल रहा है तो जैसे जैसे मौसम बदलता है तो फिर जो सेहत के मामलात हैं वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ जाते हैं। और मेरे तकरीबन आपने हमेशा आप वीकेंड की बात करी तो हमने सोचा इस बार कोई वीकेंड का प्लान ही बना लेते, और मेरा प्लान था सवात जाने का, दोस्त की शादी थी पर नहीं गया। और फिर अचानक बहुत ही अफसोसनाक खबर भी आई। तो हाँ, और हमारे चहीते बल्कि पब्लिक का गुड मॉर्निंग शुरू करने वाले अब्दुल रऊफ साहब की इकलौती औलाद, इकलौता बेटा और हमजा नामा के नाम से शो करने वाला जो है हमजा, उसकी डेथ हुई। तो यकीनन वो दिन बड़ा मुश्किल था। मैं लाहौर भी ना आ सका ताज़ियत के लिए क्योंकि अपनी तबीयत बड़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो वाकई में शुरुआत इस वीकेंड की बड़ी अफसरदा सी हुई और कहीं ना कहीं दुख से हुई। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला रऊफ साहब को इस मुश्किल की इस घड़ी में सब्र दे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कि एक लख्ते जिगर को फिर औलाद पर जब बुखार भी आता है ना, हल्की फुल्की चोट भी आती है तो तकलीफ वालिदैन को बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसे में एक जवान लख्ते जिगर आपसे चला जाए, दुनिया से चला जाए, हमेशा हमेशा के लिए चले जाए, और फिर इस एज में जब आपकी उम्र 70 साल के करीब हो और कहीं ना कहीं घर में कोई और ना हो तो तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। तो आज मैंने सोचा कि हम अपने दोस्त, अपने उस्ताद रऊफ साहब के इस मुश्किल की इस घड़ी में उनके साथ हैं और अल्लाह ताला उनके बेटे के दर्जात बुलंद फरमाए। और यकीन करें आप सब, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं और हरमीत इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि हमने आपसे ये चीज़ शेयर भी करनी है। ऑल दो कि पूरी मीडिया इंडस्ट्री में इस वक्त ये बात पता भी है और ताज़ियत के लिए लोगों का तांता बंधा हुआ है। अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो चूँकि मैं तो लाहौर में मौजूद थी, हरमीत इस्लामाबाद में थे, तो मैं फ़ौरी तौर पर गालिबन कल परसों की बात है जब मुझे 4:30 बजे या 5 बजे इस खबर का पता लगा तो मैं फ़ौरी तौर पर पहुँची और 6 बजे जो है उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। जैसे कि हरमीत ने आपको पहले भी बताया कि वो इकलौती औलाद थी दोनों मियाँ बीवी की। और अब्दुल रऊफ साहब की अगर बात की जाए तो ही इज़ ए यूनिवर्सिटी। अपने बेटे को जो तरबियत उन्होंने दी है, जो किताबों का शौकीन बनाया है, जो एक बाज़र्फ, बाज़ौक़, बाशौक़ एक बेटा उनका जिसको उन्होंने बड़े अच्छे से पाला, बहुत मोहब्बत से। इकलौती औलाद हो तो आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी मोहब्बत की होगी। और वो इतना इंटेलिजेंट माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चा था, हमजा नामा के नाम से। उस वक्त जियो पे उन्होंने प्रोग्राम किया जब बच्चे ये भी नहीं सोचते कि आपने अपनी कोर्स को कैसे मुकम्मल करना है, आपने जो तालीम आप हासिल कर रहे हैं, और किताबें पढ़ने का उसको इतना शौक था। हाँ, अलबत्ता तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा पहले से ख़राब थी, एक अरसा वो अलील रहे, एक रोड एक्सीडेंट भी उनका हुआ, लेकिन उसके बाद अब तबीयत माशाल्लाह काफ़ी बेहतर थी। हाँ, अलबत्ता इकलौती औलाद थी तो वो मनाजिर देखने वाले थे। अब्दुल रऊफ साहब को जब मैंने देखा, वो मुझे मिले तो वो भी बहुत अफसरदा थे। और मीडिया इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग जो कि हमजा को खुद भी जानते थे, अब्दुल रऊफ साहब के तवज्जुह से तो जानते थे, लेकिन हमजा की इंटेलिजेंस को, उनके तरीके को, उनकी तालीम को और उनके ज़ौक़ शौक़ को वो खुद भी जानते थे। तो वो बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँचे, उनसे ताज़ियत भी की। और खैर अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। और इस तरह की बातें जब वहाँ पर हो रही थी तो मैं बहुत अफसरदा थी इस चीज़ को लेके। अलबत्ता हम दुआ कर सकते हैं, लेकिन जो हरमीत मैंने देखा ना, वो दोनों मियाँ बीवी बड़े इस तरह की शख्सियत के मालिक है, वो साबिर और शाकिर थे। मतलब इतना बड़ा नुकसान हो गया हो कि आपकी औलाद, इकलौती औलाद, जब आपके घर में और कोई बच्चा ही ना हो, आपकी नस्ल आगे उस बच्चे ने बढ़ानी हो और वो अल्लाह को प्यारा हो जाए, तो उन दोनों की ज़ुबान पर एक ही चीज़ थी जो कि मैंने आंखों से देखी, जो मैं आप लोगों से शेयर भी करना चाहती हूँ। वो सिर्फ इसलिए कि आपको भी इस चीज का मुजाहरा करना है। बार बार वो दोनों एक ही बात कर रहे थे हरमीत, तो वो कह रहे थे कि अल्लाह की चीज है उसने वापस ले ली, अल्लाह की चीज है उसने वापस ले ली। तो ये कितनी खूबसूरत बात है। जिगरा चाहिए इस बात करने के लिए, इस बात को कहने के लिए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं तकलीफ जो होती है वो चुपती रहती है, और कहीं ना कहीं लम्हा लम्हा जब आप उस अच्छी खुशगवार यादों को जब आप याद करते हैं और फिर कहीं आपको लगता है कि अब तो जुदा हो चुके हैं हमेशा के लिए, तो फिर वो तकलीफ़, वो कहर ढाती हुई वो यादें जो हैं वो ऐसी आती हैं अज़ाब बनकर। तो मेरे ख्याल में रऊफ साहब और अल्लाह ताला हमारी भाभी को सब्र दे। और जिस तरह वो आप जिस तरह फरमा रही हैं कि आपने सारे मनाजिर आपने अपनी आंखों से देखे, यकीनन बड़ा दुख, बड़ी तकलीफ़ देह मनाजिर होते हैं जब आप इस तरह जवान औलाद को देखते हैं। लेकिन बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन दोनों को सब्र दे और रब किसी भी इंसान को इस किस्म का जो दुख है वो ना दिखाए, क्योंकि औलाद का दुख इंतहाई तकलीफ दे होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आप सबसे दरख्वास्त है
कि गुड मॉर्निंग पब्लिक के पायनियर भी और हमारे को होस्ट भी, चूँकि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा और इसाले सवाब के लिए फातिहा ज़रूर पढ़िएगा, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जनाब, हमने आज का रनडाउन आपसे शेयर करना है। चूँकि आज मंडे है, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक है, तो आपको पता है कि पिछला पूरा हफ्ता कैसा गुजरा होगा। अगर अच्छा नहीं भी गुजरा तो कोशिश करें कि इस पूरे हफ्ते में जो भी काम आपने कर रहे हैं वो कर लें, क्योंकि ज़्यादा काम निपटाने का हफ्ता यही है। आपको पता है आगे रमज़ान भी शुरू हो रहा है, उसकी तैयारियाँ भी लोग कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे, सोशल प्लेस पे और ख़ासतौर पर घरों में। ख़ासतौर पर आपको पता है रमज़ान का एहतमाम किया जाता है, चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं, रमज़ान की आमद है और इस सारी सूरत हाल में कोशिश सब ये कर रहे हैं कि अपने जितने भी काम है उसको कंप्लीट कर लिया जाए या आखिरी मराहल में दाखिल हो जाए, ताकि रमज़ान जो है उसमें पूरे खुशो खुजू हो के इबादत की जाएँ और तमाम काम तर्क करके सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए, जो कि ज़रूरी भी है। हाल बता इस चीज़ पर काफ़ी बात की जाती है कि खाली रमज़ान का महीना ही ऐसा क्यों, लेकिन मैं इस बात पर समझती हूँ कि रमज़ान का महीना चूँकि तमाम महीनों में अफजल तरीन महीना है, तो आप सारा साल अगर कोताही बरत रहे हैं या आप लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं, तो अल्लाह की तरफ रुजू करने का, उससे मांगने का ये बेहतरीन मौका है, तो इसको ज़ाया ना करें। खैर, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें आज रनडाउन में आपसे शेयर करने के लिए। टॉप ऑफ द ऑल सबसे पहले आपसे टॉप स्टोरीज शेयर कर लेते हैं। टॉप स्टोरीज में आपको पता है कि कल परसों और वीकेंड पर एक खबर बहुत गर्दिश करती रही, जिसके बारे में सियासतदानों ने, सहाफ़ियों ने, एक आम पब्लिक जिसमें जितने भी लोग हैं उन्होंने बड़ा तबसरा किया। तोशा खाना के 2002 से लेके 2023 तक के जो भी रिकॉर्ड तोहफे तहाइफ हैं, जो जिसने मिले, जितनी कीमत पे उन्होंने ख़रीदे, ये सारी वेबसाइट पर जब आपको ये रिकॉर्ड देखने को मिला तो लोगों ने इस पर काफ़ी उसको एंजॉय भी किया और ख़बरें भी जब लोगों ने देखी तो हमें तो मतलब मैं और जब हरमीत उसको देख रहे थे तो हम तो ये तबसरा कर रहे थे कि हमें हंसी आ रही थी कि अगर 2-2, 2.5 करोड़, 80 करोड़ कि तमाम तर अगर आप ऑल रिकॉर्ड को देखें तो जिसने वो कीमत, अगर घड़ी की कीमत है, एक गाड़ी की कीमत है, एक कफलिंग की कीमत है, एक पेन की कीमत है, अगर वो 18 लाख है तो 1 लाख रुपए देकर वो तोहफा अपने पास रख लिया। जिसको जितना मौका मिला उसने अयाशी की। अलबत्ता वो वेबसाइट पे तमाम रिकॉर्ड आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा। आप अंदाजा लगा लें कि हम जिस तरह देख रहे थे और जिस तरह शोर मचा था और कुछ सहाफ़ियों की जानिब से भी शोर मचा था और मरियम औरंगज़ेब साहबा और दीगर ऐसे लोगों ने शोर मचाया था कि इमरान खान घड़ी चोर है। हमने देखा कि वाकई में इमरान खान ने भी घड़ी बेची और ली और बेची भी, और यहाँ तक आप यह अंदाज़ा लगा लें कि बुशरा बेगम साहिबा ने अबाया तक मुआफ़ ना किया। उसने सोचा कि वैसे भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में खातून अव्वल जितनी भी आती हैं तो वैसे भी उनके खुले डुले बाल होते हैं, फैशन करती हैं, तो अबाया की उनकी ज़रूरत नहीं, तो उन्होंने कहा चलो मैं एहसान कर लेती हूँ, अपने साथ ही लेके चली जाती हूँ। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हम जब भी हमारे पठान भाई जितने भी आप देखते हैं ना, वो कारोबार को प्रीफर देते हैं, कारोबार को तरजीह देते हैं, आप उनसे भी कारपेट पे डिमांड करती हैं ना, तो वो 3000 के कारपेट कम से कम आपको 50 रुपए पे दे देते हैं, 500 रुपए तक आ जाते हैं। लेकिन यहाँ कारपेट जो है ना वो 50 रुपए में बिका है, और कौन लिए, किसने खरीदा है, आप अंदाजा लगा लें कि मरियम नवाज है वो 50 रुपए का कारपेट लेके गई है। सो आप इससे अंदाजा लगा लें कि जिसका जो बस चला है, जिसके, और हाँ सहाफियों ने भी माफी नहीं दी है, सहाफियों ने भी बहुत ज्यादा घड़ियां ली हैं जो शोर मचा रहे थे और उनकी लिस्टें भी अवेजा हो चुकी हैं, और जिसका जो मन आया, जिसकी जितनी अप्रोच है तोशाखाना तक, वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक, तो उन्होंने लूट के रखा इन सारी चीज़ों को। और अब आप अंदाज़ा लगा लें, ख्वाजा आसिफ को देखें या हम आसिफ अली जरदारी साहब को देखें, परवेज़ मुशर्रफ को देखें, या छोटे छोटे हमारी जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हमेशा टेलीविज़न पर बैठ के भाषण देती है, उसको देखें, तो अंदाज़ा लगा लें कि जिसका जो बस चला, और वो भी इतने आसान, यानी इन्होंने एहसान किया हम सब पे कि भाई वैसे ख़राब होते तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हम हिंदुस्तान की मिसालें इसलिए दे रहे हैं कि आज वो तरक्की की राह पर इसलिए गामज़न है कि नरेंद्र मोदी को जितने भी तायफ मिले हैं, बेशक आप उससे इख्तलाफ करें उसकी नज़रियात से, RSS से, लेकिन अपने मुल्क के लिए वो इतना अच्छा है कि जितने भी उसको तोशाखाना से चीज़ें मिली हैं उसने जाके उसको दोबारा वो बेच कर वो पैसे जो हैं ऑन द रिकॉर्ड वो सारी चीज़ें उसने कहीं ना कहीं या वेलफेयर में लगाएं या वो पैसे दोबारा ख़जाने में जमा कराएं। तो ये ज़र्फ होता है किसी वज़ीर-ए-आज़म का, किसी लीडर का। लेकिन हाँ, बहरहाल इमरान खान से भी बड़ी उम्मीदें थी, वो तो पहले ही लेके चले गए, लेकिन बहरहाल इन्होंने भी साफ किया अपना हाथ भरपूर तरीके से। तो आप अंदाजा लगा लेंगे तो तोशाखाना का मामला है, दीगर मामलात पे कितने ये चीजें हड़प के गए हैं यहाँ से, यानी मुल्क की किसी को तो फिक्र है नहीं। देखिए कि फॉर्मेलिटी के लिए जो कीमतें उन्होंने अदा की है, जैसे 50 रुपए की आपने बात की और उस कालीन की आपने बात की, बड़ी बड़ी गाड़ियां, काफलिंग्स, आपके पेन, आपकी घड़ियां, आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियां और छोटी छोटी चीजें, तमाम तर तहाइफ जो हैं उन्हें आप अगर कहें कि कोड़ियों के भाव खरीदा गया है तो बिल्कुल ठीक होगा।
और अगर हम बात करें नामों की तो किस किस का उस रिकॉर्ड में नाम नहीं है, वो मरियम नवाज हो, मरियम औरंगजेब हो, आसिफ अली जरदारी हो, शाहिद खान अब्बासी हो, ख्वाजा आसिफ हो, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, हर किसी का नाम है। और वो नाम देखने के बाद रिकॉर्ड तो हमारे सामने आया ही आया चले, लेकिन उसके बाद जो हमने उसकी एक्चुअल कीमत देखी उस तोहफे की और जिस कीमत पर उन्होंने खरीदा और अपने घर ले गए, वो दोनों ही शॉकिंग था। अलबत्ता आपको पता है कि तोशाखाना की चले हम बात कर रहे हैं, तहाइफ की हम बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इस्लामाबाद में आज पेशी भी है इमरान खान साहब की तोशाखाना केस को लेकर। इसके अलावा एक और पेशी भी है जज साहिबा के खिलाफ जो उन्होंने तकरीर की और जो बातें उन्होंने की, उसका जो केस है उसकी भी आज पेशी इस्लामाबाद में है। अलबत्ता एक और कॉल जो लाहौर में दी गई है, आपको पता है वो रैली की है। चूंकि इतवार की इजाज़त इमरान खान साहब को मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने इजाज़त के बावजूद भी रैली नहीं निकाली। रैली के लिए आज का दिन डिसाइड किया है, तो अब देखना यह है कि वहाँ पर पेशियाँ भी हैं, अब वो वहाँ जाएंगे, वहाँ की सूरत हाल को टैकल करेंगे, या फिर लाहौर में जो उन्होंने रैली का ऐलान किया है इस हवाले से भी चामुगोइयाँ जारी हैं। हाल बता मरियम नवाज ने एक दफ़ा फिर एक्शन पर रिएक्शन दिया है। एक्शन तो खैर इमरान खान साहब ने नहीं किया, रैली उन्होंने नहीं निकाली, लेकिन मरियम नवाज ने, आपको पता है हरमीत, उस पर जो तकरीर की और उस पर जो रिएक्शन दिया कि आप पुलिस से डरे नहीं और डर के जो रैलियां मंसूख करते हैं वो गीदड़ होते हैं, इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स उन्होंने खलबत। अच्छा, यहाँ पे अजीब सी सूरत हाल है। मरियम नवाज साहब जो स्टेटमेंट देती हैं वो कभी सोचती नहीं है कि बैकग्राउंड द सीन जो मामलात हैं, यानी वो इमरान खान को गीदड़ और कहीं ना कहीं अपने वालिद साहब को शेर करार देती हैं। तो मैं समझता हूँ कि चलो जैसा भी है, खान साहब तो इधर बैठे हैं ना, घर में बैठे हैं, बाहर निकलते तो आपने दफा 144 आप नाफिज कर देते हैं, गोलियां उस पर चली हैं, गोलियां खाई उसने, वो सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट हैं। लेकिन आपके वालिद साहब जब गए थे कुछ टैबलेट्स लेने के लिए, अभी तक नहीं आए, तो दवाई वाला जो है वो कहते हैं ना कि सुबह का भोला शाम को लौट आए, तो उसे भोला नहीं कहते। वो नवाज शरीफ साहब तो बेचारे वही कमाल कर गए, मतलब आप अंदाज़ा लगा ले। फिर भी वो मरियम नवाज साहब की जो बयानात है, मुझे उसकी तुक समझ नहीं आती वो क्या कहना चाह रही हैं। ले आए फिर नवाज शरीफ साहब को, अगर वो इतने बड़े शेर हैं तो ले आए मैदान में, दोनों अगर एक साथ होंगे तो मजा आएगा ना। हम तो चाहते हैं कि इमरान खान भी निकले और नवाज शरीफ साहब भी निकले और लीड करें आवाम को इस मुश्किल की इस घड़ी से, दो कुछ ना कुछ तरीकाकार बना के मुल्क को। अगर आप अदलिया से नहीं डरते, आप पुलिस से नहीं डरते, आप मुल्क की आवाम के साथ खड़े हैं, आप शेर हैं, तो आए वापस आकर सामने बैठे और सामने मुकाबला करे। वो मीडिया हो, आपकी आवाम हो, या आपकी अदलिया हो, या सियासतदान हो, या आपके मुखालिफिन हो, व्हाट्सोएवर। हाल बता वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मरियम नवाज जिस दीदा दलेरी से बातें करती है, वो स्टेटमेंट्स जो सामने आती है उस पर इमरान खान साहब ने भी रिएक्शन दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये कौन सी फील्डिंग है जिसमें आप पैरेलल चल ही नहीं सकते। वो जो भी बातें करें उसको जो है वो एडमिट भी कर लिया जाता है, ऑन भी कर लिया जाता है, माफ भी कर दिया जाता है, दरगुजर भी कर दिया जाता है। हाल बता एक स्टेटमेंट उनकी जो कि उनकी जज के बारे में थी, उसका केस आज जो है वो भी अभी तक केस चल रहा है। वो यही कहना चाह रहे हैं कि किस तरह का कानून है जो कि दोनों के लिए सेम नहीं है। ये अलबत्ता उनकी जानिब से भी रिएक्शन आया था उनकी स्टेटमेंट पर। हम इसको डिटेल में खैर डिस्कस करेंगे, सारे सिनेरियो को जो कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में हमने आपसे डिस्कस किया है, और सीनियर एनालिस्ट भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी इस हवाले से हम बात करेंगे। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि टॉप स्टोरीज में और क्या क्या गुड मॉर्निंग पब्लिक का हिस्सा है। एक बड़ा एक अहम फैक्टर भी है और एक अहम इशू भी है जिस पर हमने आपसे बात करनी है। आज डिटेल सेगमेंट करेंगे, चूंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस महंगाई में हर किसी का गुजारा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुल्क की हालात जो है उसमें आज इस टॉपिक को हमने रखा है, इस सेगमेंट को इसलिए रखा है ताकि वो तमाम ख़वातीन जो स्क्रीन के उस तरफ हमें देख रही हैं इस चीज़ का ख़ास ख्याल करें कि हामला ख़वातीन में ग़ज़ाई क़िल्लत जो है वो कितना कि उसकी रेशो कितनी ज़्यादा होती जा रही है, उससे आपके होने वाले बच्चे को क्या क्या नुकसान होता है, आपके ख़ानदान को, आपकी नस्ल को क्या नुकसान हो सकता है, और ये कितनी बड़ी तादाद है इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ सिटीज़ में, मुख्तलिफ रीजन्स में ये कितनी बढ़ती चली जा रही है, इसकी रेशो क्या है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज ये सेगमेंट आपने मिस नहीं करना। इसके अलावा ख़वातीन से ही मुंसलिक एक और टॉपिक भी है जो कि आज के प्रोग्राम का हिस्सा है कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए ओवरऑल, तो वैसे मैं अगर प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी जब इस टॉपिक पर हम पहुँचेंगे तो हम ओवरऑल दुनिया की बात भी करेंगे कि पूरी दुनिया में वर्क फोर्स जो ख़वातीन से मुंसलिक है वो कितनी है और कितनी बड़ी तादाद में मर्द हज़रात काम करते हैं, और लेबर फोर्स जो है वो ख़ासतौर पर ख़वातीन की कितनी है, इस पर बात करेंगे। लेकिन अगर हम पाकिस्तान को टैकल करें तो वर्क फोर्स में ख़वातीन की तादाद जो है इस वक्त जो परसेंटेज बताई जा रही है वो 23% है, लेकिन मतलब इसका ये हुआ कि बाकी तमाम वर्क फोर्स जो है वो मर्द हज़रात से मुंसलिक हैं। तो ख़वातीन की वर्क फोर्स जो है उसमें पाकिस्तान में इसकी परसेंटेज है 23%। तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे,
एक टीचर से आज हमने आपकी मुलाकात करानी है। वो टीचर जो अगर कैंसर के मुतबादिल इलाज मुआलजे की बात की जाए या इलाज मुआलजे की तशख़ीस की बात की जाए या उसके आलात की बात की जाए तो उसका अल्टरनेटिव तलाश करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। आपको पता है कैंसर के इलाज मुआलजे में एक बड़ी रकम भी लगती है, खतीर रकम लगने के साथ साथ और बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अलबत्ता उसका मुतबादिल तलाश करने के लिए ये टीचर जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो इनसे आपकी मुलाकात भी हम कराएंगे और इस इलाज मुआलजे के बारे में भी डिटेल में एक बारीकी से हम सेगमेंट करेंगे। ये भी आज के प्रोग्राम का यानी गुड मॉर्निंग पब्लिक का हिस्सा होगा। चलिए इसी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने डेली डोज की तरफ, देखते हैं कि आज गुड मॉर्निंग पब्लिक क्या क्या रिकॉर्ड लेकर आई है। तो डेली डोज में पहली खबर आपको देंगे। पहली खबर उठ चुकी है रिकॉर्ड की। मैंने आपसे कहा था गेस व्हाट, हमारी टीम जो है वो आपको ये बार बार कन्विंस करना चाहती है कि जनाब ये आपने रिकॉर्ड बनाना है और यू कैन डू इट। तो ये रिकॉर्ड जो पहला बना है वो आपको बता देते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चूंकि पहले ही बहुत सारे रिकॉर्ड दर्ज है लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आते, खा उनका ताल्लुक यूरोप साइड से हो, मगरिब से हो या अगर हम अपने मुल्क की बात करें दीगर ममालिक में भी लोग कोशिश करते हैं कि छोटा रिकॉर्ड हो या बड़ा रिकॉर्ड हो, लेकिन रिकॉर्ड जो है वो बनाना चाहिए। और रिकॉर्ड बनाने के लिए कोई भी आइडिया, यू नेम इट, आप उसका आइडिया को सोचें और उस पर काम करें। और बाज़ औक़ात आपने देखा है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बाज़ लोग रिकॉर्ड एक बंदा बनाता है और बाज़ लोग एज अ टीम मिलकर रिकॉर्ड बनाते हैं। तो ये टीम रिकॉर्ड है जो कि मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। 58 फीट बड़ा कागज़ जो है उससे बना स्नो फ्लैग, ये जो आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत बारीकी का काम है। खैर अलबत्ता ये वाकई किसी एक बंदे का काम नहीं है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी के टीचर और उनके स्टूडेंट्स ने मिलके कागज़ से बना सबसे बड़ा स्नो फ्लैग जो है ये इन्होंने बनाया और इसको बारीकी से वहाँ लेकर गए। जो उन्होंने वेन्यू डिसाइड किया था वहाँ पे फैलाया। इट सीम्स टू बी लाइक अ फ्लावर, सीम्स टू बी लाइक अ वेरी काइंड ऑफ आर्ट पीस जो आपको नज़र आ रहा है और ये इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया। हाँ अलबत्ता अभी तक कैमरे में इसको महफूज किया है, लेकिन कैमरे में महफूज करने के साथ साथ इसकी इसकी जो लंबाई है, इसकी जो चौड़ाई है, इसका जो साइज़ है उसको रिकॉर्ड करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है टीचर ने और उनके स्टूडेंट्स ने। साइज़ जो है वो है 58 फीट। तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बन गया है। हरमीत आप इस पर क्या कहेंगे? बात वही है कि बहुत मुनफरिद सी चीज़ें जो हैं हमारी टीम लेके आती है और अब देखें ना कि कागज़ को फिर उसको पूरी टीम बन के आप उसको एक अलग सी शक्ल दे देते हैं और कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें अट्रैक्ट भी करती हैं और हमें मैसेज देती हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बड़ी आसान तरीके से अगर आप उसका हिस्सा बनते हैं तो कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड के हिस्से में भी आ जाती हैं। और वैसे जो वीडियो है, विजुअल है, उसमें जिस तरह इसको सजाया गया है कागज़ों को, जो इसकी बनावट है और कहीं ना कहीं बड़े ज़बरदस्त तरीके से तराश के इसको जो है एक दूसरे के साथ जोड़ा है, तो बड़ा मुनफरिद सा है और बड़ा मज़े का है। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो आइडियाज़ हमारे जहन में भी होते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उन आइडियाज़ पे अमल भी कर लेते हैं और अमल करने के बाद वो रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेते हैं। तो मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह एक्टिविटीज़ जितनी भी होती है आपने देखी कि बहुत मज़े की एक्टिविटीज़ होती रहती है, लेकिन इस किस्म की एक्टिविटीज़ हो जाना तो फिर कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो भी अच्छे कहीं ना कहीं रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया तो वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं। बहरहाल मज़े की खबर है कि कागज़ों का ये भी फ़ायदा कि आप इसका रिकॉर्ड भी बना सकते हैं और रिकॉर्ड तो करके बन गया। लेकिन अगली खबर आपको देते हैं। अब आप ये देखें कि रिकॉर्ड दर्ज कराने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बड़े सारे लोग मेहनत करते हैं, बहुत सारा रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है। लेकिन जनाब अब क्या किया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने खुद एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है। अगली खबर आपको देते हैं। वो इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ना सिर्फ ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया बल्कि बड़े 5 टाइटल जो है वो जीतने वाले माहिर स्केटर्स को उन्होंने वहाँ पर इन्वाइट भी किया। स्केटर्स जो है पहले नॉर्मली पूरी दुनिया में आपको पता है इस तरह के बहुत सारे रिकॉर्ड्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऑलरेडी दर्ज है, लेकिन ये इवेंट जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से ही कराया गया था। उन्होंने वहाँ पर दुनिया भर के जो भी माहिर स्केटर्स हैं उन्हें बुलाया और जब उन्हें बुलाया तो वहाँ पर मौजूद स्केटर्स ने अपने करतब दिखाए। किसी ने फ्लिप किया, किसी ने जंप किया, किसी ने स्लो डाउन किया, किसी ने अप डाउन किया। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद वहाँ पर 5 बड़े टाइटल जीतने वाले माहिर स्केटर्स जो हैं वह मौजूद थे। उन्होंने एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने का मकसद भी ये था कि अब उनका ये प्लान है या उनकी ये स्ट्रैटेजी है
कि जितने भी रिकॉर्ड उनके ऑलरेडी बुक में दर्ज हैं और तमाम लोगों का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, स्पेशली एक फील्ड में। जैसे आप ये माहिर स्केटर्स को देख रहे हैं, ये वहाँ पर मौजूद हैं। अब स्केटर्स के बाद जो है वो कोशिश ये करेंगे कि जो बाकी रिकॉर्ड बनाने वाले हैं उनका भी एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाए। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जब आप कोई रिकॉर्ड बनाते हो, कैमरे की आंख उसको सेव करती है, आप उस पर बड़ा काम करते हो, बड़ा मेहनत करते हो, लेकिन वहाँ पर आप ही होते हो, बाकी ऐसे कोई ना सब लोग नहीं होते। हरमीत, एक इवेंट में सबके सामने इन फ्रंट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक दैट रिकॉर्ड, तो वो जरा एक वो जेन्युइन फील आती है कि यस ही इज एक्सपर्ट इन स्केटिंग। तो ये उन्होंने लाइव किया है। हाँ, ये बात भी आपकी दुरुस्त है और कहीं ना कहीं एक खौफ भी होता है और कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि अपने आसाब पर कैसे काबू पा लिया जाए, क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड सारी चीज़ें आ रही है। वैसे तो अगर आप रिकॉर्ड बना रहे तो आपको नहीं मालूम होता और आप रिकॉर्ड बना रहे, लेकिन जब आपको पता है कि अब ये सारी चीज़ें जो है रिकॉर्ड का हिस्सा बनने वाली हैं और आपने कहीं ना कहीं अपना जहन, अपना दिमाग जो है वो अपनी जो सोच है उसको उसी पर लेवल पे रखा है, तो फिर वाकई में मुश्किल होता है। और अगर मैं स्केटिंग की बात करूँ तो वाकई में बड़ा ही खौफनाक सा खेल भी है। अगर इसमें आप जितना भी देखें, कभी जितने भी लोग हैं उनको चाहे वो गिर जाते हैं तो फिर हड्डियां टूटने का बड़ा ज़्यादा जो है वो खदशा रहता है और बहुत सारे लोग जो है फ्रैक्चर होना एक मामूल सा होता है। यहाँ पे लास्ट टाइम इस्लामाबाद के कुछ लोगों की हमने रिपोर्ट्स बनाई थी, तो उसमें भी हमने ये देखा था कि जो बच्चे स्केटिंग के लिए आते हैं या बड़े होते हैं तो फिर उनको किन किन मुश्किलात का और किन किन मराइल से गुजर के वो आगे की तरफ जाते हैं। लेकिन बहरहाल अब ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है और कहीं ना कहीं रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, तो ये अच्छी चीज़ है कि कहीं ना कहीं गिनीज बुक की मैं अगर बात करूँ तो उस चीज़ में वो कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट भी करता रहता है। ये अपनी तरफ राग़िब करने के लिए मुनफरिद चीज़ों पर आप अप्लाई करते हैं और कहीं ना कहीं दुनिया को भी दिखा देते हैं कि हाँ, हौसला हो, बुलंद हो तो फिर कुछ भी हो सकता है और बहुत कुछ कर देते हैं लोग। यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट, बट स्टिल उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है और उसके लिए सोच या एक आइडिया जो क्लिक करे, जो थोड़ा मुख्तलिफ हो, वो क्लिक करता है लोगों को, लोग आपको हीरो बना देते हैं। अलबत्ता आगे बढ़ते हैं, स्केटिंग की हम बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं करतब की, खेलों की। तो भी जहाँ पर बर्फ़बारी, आपको पता है कि इस दफ़ा यूरोप साइड पे खासतौर पे मगरिब में हमने देखा है कि मौसम और क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हुई है और हमने बहुत सारी ऐसी खबरें दी भी हैं। खैर अलबत्ता अब काम उतना पीक पे नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी निकाल ही लेते हैं। अब अमेरिका से आपको खबर देते हैं जनाब, जहाँ पर बर्फ़बारी में घुड़सवारी करना शुरू कर दी है उन्होंने, क्योंकि आपको पता है बर्फ़बारी तो ऑलरेडी वहाँ बहुत ज़्यादा हुई है। तो उन्होंने कहा क्यों ना इससे कोई प्रोडक्टिव काम करे, कोई अच्छी एक्टिविटी करे, इससे लोग खुश हो। तो आपको पता है घुड़सवारी, और उसके बाद खाली घुड़सवारी नहीं, स्कीइंग करने के साथ भी उन्होंने बड़े अच्छे करतब कर करके दिखाए हैं। आपको पता है हरमीत, स्नो पे वैसे ही अपने आप को बैलेंस करना, अपने आप को चलाना नॉर्मल, अगर चलने की सिर्फ बात करें या गाड़ी चलाने की बात करें तो आपको पता है बर्फबारी खासतौर पर जहाँ पर होती है वहाँ पर फिसलन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक एडवेंचरस खेल भी हो सकता है लेकिन डेंजरस भी हो सकता है। तो जनाब ये बर्फबारी पे उन्होंने घुड़सवारी भी की है। आप ये अंदाजा लगा ले, आपने दुरुस्त फरमाया कि बर्फ में जब हम जाते हैं संभल कर हमें जाना पड़ता है और कहीं ना कहीं फिसलन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे में हमारे जो इलाके हैं वहाँ पे क्योंकि सड़कें जो हैं ज़्यादा बर्फबारी की वजह से ढक जाती हैं जितनी भी हैं, फिर क्या करना पड़ता है, पूरे टायर जो हैं उसमें चेन लगानी पड़ती है और चेन के बाद ही गाड़ी टूर पड़ती है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा लें कि एक घुड़सवार बैठा है, फिर घोड़े को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है वाकई में। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों से कैसे लुत्फ़ उठाना है वो हम देखते हैं बाहर दुनिया में यार, वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें, मुनफरिद चीज़ें सामने ले आते हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव भी होती है और कहीं ना कहीं लोग जो वहाँ पे मौजूद होते हैं वो भी महसूस करते हैं और जो पार्टिसिपेट करते हैं वो भी उससे ज़्यादा महसूस होते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में मज़े की इवेंट्स है और नई चीज़, मुनफरिद सी चीज़ जब आती है तो जाहिर बात है लोगों को अपनी तरफ खींच के ले आती है। और मेरे ख्याल में उन्होंने ये मुनफरिद सोचा कि घोड़ा हो और साथ में फिर आप भी स्कैनिंग करें तो उसमें और क्या बात हो सकती है। खैर दे एंजॉयड अ लॉट और देखकर तो मुझे भी खैर बहुत मज़ा आ रहा है। अब तो गर्मियाँ आ गई है तो बर्फ़ देख देख के आपको और इन्जॉयमेंट फील होती है कि यार वैसे थोड़ी सी चलो ओले पड़ जाते हैं, कुछ नहीं होता। तो खैर आई है सर्दी और फोग और स्मोक आई है और आकर वापस चली गई है, गर्मी आ गई है, समझ कुछ नहीं आ रहा कि अब लोगों ने, अगर आप देखें तो मैंने काउंट किया, आपने भी किया ही होगा। अब ज्यादा दुखड़ा सुनाओगी तो मुझे रोना आ जाएगा। नहीं दुखड़ा, क्योंकि आप इस्लामाबाद में, क्योंकि मैंने अपने गांव की बर्फबारी से भी मजा नहीं लिया। आप अंदाजा लगा लें कि मेरे गांव में 3-4 दफा बर्फबारी होती है, मैं वहां पे भी नहीं गया। तो फिर वो जाहिर बात है दुखड़ा अपना भी बहुत ज्यादा है सोहा। तो ऐसे कर लेते, कंट्रोल करके आगे स्टोरी पे निकल जाते। जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिली, हमें छुट्टी नहीं मिली। मैं नॉर्दर्न एरियाज जाके बर्फबारी एंजॉय नहीं कर सकी, वो तो जनाब अपने घर जाके नहीं एंजॉय कर सके। खैर चले फौरी तौर पर अगली खबर पर चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑस्कर अवार्ड्स के रंगारंग तकरीब तो आपने देखी होगी और ऑब्वियसली मैं समझती हूँ कि हर बंदे को इस इवेंट का बहुत इंतजार होता है। खैर ऑस्कर अवार्ड्स का तो बहुत ज्यादा ही होता है, लेकिन रेड
कारपेट भी अच्छा खासा ग्लैमरस लुक्स और लोगों की कैट वॉक, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस वो बॉलीवुड से हो हॉलीवुड से हो, हमने देखा है सबको कि बहुत एहतमाम किया जाता है। पूरे साल अपने डिज़ाइनर्स को लोगों ने इस बात पर कन्विंस करना होता है कि भाई मेरा जोड़ा सबसे मुख्तलिफ होना चाहिए। और मैं देखती हूँ कि पूरा साल जो एक्ट्रेसेस हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा काम करती हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे रेड कारपेट पे जो सबसे मुख्तलिफ, सबसे प्यारा, सबसे कूल और सबसे स्टाइलिश ग्लैमरस लगेगा भाई उसकी फ़ोटोज़ आपको पता है फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड रोमिंग अराउंड। खैर ये अभी जो खबर है वो दरअसल ये है कि अब हर दफ़ा ऑस्कर अवार्ड्स जब होते हैं तो कोई ना कोई चीज़ उसमें चेंज करते हैं, मतलब जब से शुरू में तब से लेके अब तक कोई ना कोई चीज़ हर साल चेंज होती है, नई एडिशन होता है, कोई एक्सक्लूड की जाती है, कोई इंक्लूड की जाती है। लेकिन इस दफ़ा जो चीज़ नहीं चेंज हुई इतने सालों में वो है इनका रेड कारपेट। लेकिन पहली दफ़ा 60 सालों में, काउंटेड 60 सालों में पहली बार कालीन का रंग सुर्ख से तब्दील करके ये रखा गया है। वेरी बेस्ड टाइप ऑफ कलर है और बड़ा खूबसूरत भी लग रहा है, लाइट भी है। चूँकि अब आपको पता है कि मैंने ये देखा है, पता नहीं अब इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज़ को क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ने इस पर अभी तक काम किया है या नहीं किया और इस तरह की कोई रिसर्च यकीनन आई होगी। लेकिन आपको पता है हरमीत, अब लोग डार्क कलर से, अलार्मिंग कलर से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली लाइट कलर्स की तरफ, कलर ऑफ पीस, कलर ऑफ समथिंग वेरी काम कूल, अब लोग उस चीज़ की तरफ जा रहे हैं और इस चीज़ की डिपिक्शन जो है वो हमने ऑस्कर अवार्ड में भी देखी है। आपने दुरुस्त फरमाया कि इस इवेंट का इंतज़ार सालों साल किया जाता है और कहीं ना कहीं दुनिया के महंगी तरीन जो फ़ोटोग्राफ़र हैं, बड़े नामे जिनका बहुत बड़ा नाम होता है इंडस्ट्री में, वो आके इंतज़ार में खड़े होते हैं। और जितनी भी एक्टर, क्योंकि हम देखते हैं कि हीरो के मुकाबले हीरोइन जो होती है उसको ज़्यादा शौक़ होता है, ज़्यादा अपना लिबास, और ख़वातीन इस चीज़ में ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव भी होती हैं कि मेरा जो लिबास है, जो मैंने सूट पहना है, ये मुनफरिद हो किसी और से, और कहीं ना कहीं पहली दफ़ा जो झलक है वो किसी को भा जाए, तो कोशिश यही की जाती है। लेकिन रेड कारपेट की अगर मैं बात करूं, आपने तो फरमाया कि ग्लैमरस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कहीं ना कहीं रेड कारपेट की अगर मैं बात करूं तो कैमरे की तरफ या कैमरे में उसको कैप्चर करना, या कैमरा जब उसको कैप्चर करता है तो उसके अलग अलग एक डिफरेंट व्यू ज़रूर आता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें, और कहीं ना कहीं हमें अच्छा भी लगता है। यहाँ पे भी हम जब जाते हैं पार्लियामेंट हाउस, कोई स्पेशल गेस्ट आता है तो उसके लिए रेड कारपेट बिछा दिया जाता है, तो सफ़ेद बिल्डिंग में रेड कारपेट का बिछा देना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का व्यू आता है। लेकिन बहरहाल आपने दुरुस्त फरमाया कि बहुत सारी चीज़ें दुनिया में तेज़ी से बदल रही हैं और कहीं ना कहीं नई चीज़ें आ रही हैं, और कोशिश की जा रही कि एक जो चीज़ जो रिवायत चली आ रही है उसको बदलना वक्त की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में अब कोशिश ही की जा रही कि हाँ बहुत हो गया रेड कारपेट, अब जो ये कलर बिछाया जा रहा है, वैसे मुझे पर्सनली मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट ये नहीं कर पाया जितना वो अट्रैक्ट करता है। बहरहाल अब आपने दुरुस्त फरमाया कि दुनिया है, चीजें बदल रही हैं, रीत रिवाज बदल रहे हैं, तो क्या ना कारपेट भी बदल जाए। आपको पता है मैं आपको ना उसके पीछे कॉन्सेप्ट बताती हूँ। बेसिकली ऑस्कर अवार्ड की जो सारी मैनेजमेंट है उनका ये कहना है कि रेड कारपेट को चेंज करने का मकसद ये है कि हम बड़े काम और पुरअमन लोग हैं, खून रेजी को प्रेफर नहीं करते। मतलब अगर रेड की आप बात करें, द कलर ऑफ ब्लड, द कलर ऑफ अलर्ट और समथिंग लाइक ना, तो इस तरह से अब वो उनका कहना ये है कि हमारा कॉन्सेप्ट इसको चेंज करने के पीछे ये है कि हम अमन चाहते हैं और खून रेजी को बिल्कुल भी हम नहीं चाहते कि वो हम उसको प्रेफर नहीं करते, हम उसकी तरजीह में नहीं है। तो खैर बेसिकली ये मकसद था उनका। खैर बता लाइट कलर है, हाँ मुझे भी हम इज्यूम ये करते हैं कि रेड कारपेट इज समथिंग लाइक रेड कारपेट, क्योंकि उसका नाम भी रेड कारपेट रखा गया है। किसी भी इवेंट का या किसी भी अवार्ड सेरेमनी में रेड कारपेट इस मीन्स कि आप एंट्रेंस से लेके जब अवार्ड या इवेंट के वेन्यू तक जाते हैं तो वो रेड कारपेट की लाइन जो है उसमें आपकी पिक्चर्स खींचना, वेलकम नोट्स एंड समथिंग। खैर अलबत्ता आप देखिए नेक्स्ट ईयर ये क्या करते हैं, और इस दफ़ा तो उन्होंने चेंज किया। और लोगों का कॉन्सेप्ट भी आपका और मेरे वाला ये हरमीत, लोगों का फीडबैक जो आया है वो हरमीत वाला और मेरे वाला ये है कि इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं किया, खैर लोगों को इतना ज़्यादा आई कैचिंग नहीं लगा। तो खैर देखिए हम नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट क्या करती है। ऑल दो वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक चीज़ तो हमने शुरू में मिस ही कर दी, कल का मैच हम कैसे मिस कर सकते हैं। अनमीत हैव यू सीन दैट? वैसे आपकी तो तबीयत नहीं ठीक थी तो पता नहीं आपने मैच पूरा देखा नहीं देखा। खैर मैंने भी पूरा नहीं देखा, एक इवेंट था मुझे इसको अटेंड करना था तो मैं एक शादी पे थी। लेकिन कराचियंस ने कल लाहौर में आकर जो थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखाई है वो कराची में क्यों नहीं दिखाई या वो पिंडी में क्यों नहीं दिखाई, सवाल तो हमारा ये है। लेकिन खैर लाहौरियों के लिए कल बड़ा एक वार्म वेलकम करने के लिए खासतौर पर लाहौर कलंदर्स के लिए लिबर्टी राउंड अबाउट, चूँकि मैं गुलबर्ग में रहती हूँ तो मुझे पता है कि कितनी
धूम थी, लोग इतने एक्साइटेड थे इस मैच के लिए, बिकॉज थ्रू आउट जो आपकी जर्नी रही है लाहौर कलंदर्स की वो इस दफ़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है। दूर से हमें नज़र आ रहा है कि ये ट्रॉफी इस दफ़ा लाहौर कलंदर्स की होगी, लेकिन कराचियंस ने भी जाते जाते जो अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है वो देखने की खैर काबिल दीद था। आगे बढ़ते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे अपने एक और सेगमेंट में। हम आज बात करेंगे तोशा खाना के उन तमाम रिकॉर्ड की जो 2002 से लेकर 2023 तक अब जारी कर दिए गए हैं, यानी पब्लिक कर दिए गए हैं। तो पब्लिक ने उसको देखा भी, रिव्यू भी दिया, लेकिन हमारे सहाफ़ी इस पर क्या कहते हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर, ये तोशा खाना का कुछ रिकॉर्ड सामने आया है, कुछ असल कीमतें और जो ख़रीदार थे उनके नाम सामने आए हैं, जिन्होंने ख़रीदे और जितनी कीमत पर ख़रीदे वो भी सामने आई हैं चीज़ें। तो आप इस पर क्या रिव्यू करते हैं? मतलब जिसका जितना मौका मिला उसने उतने तरीके से एंजॉय किया इन गिफ्ट्स को। देखिए, पिछले एक बरस से तो इमरान खान अताब में थे, हाँ, और सब तनकीद का पूरा महवर इमरान खान थे। और मरियम नवाज हो, ख्वाजा आसिफ हो, पीपल्स पार्टी वाले हों, फजलुर रहमान हो, सबकी तोपों का रुख इमरान खान की तरफ था। बिल्कुल था। और कहा जा रहा था कि इमरान खान ने तोशा खाना से ये लिया, वो लिया, ये बेच दिया, ये खरीद लिया, और ये तो बड़े कौमी मुजरिम साबित हुए। अब कल जिस वक्त ये लिस्ट सामने आई है तो माशाल्लाह ऐसे ऐसे लोगों के नाम आए हैं जो बड़े जलसों के अंदर ये कहते थे कि हम तो इस खेल में मुलव्विस नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए ना कि मरियम नवाज के पास तो कोई पोर्टफोलियो नहीं था ना सरकारी, उन्होंने भी इस गंगा जमुना में हाथ धोए हैं। हाँ। गिलानी साहब के खानदान के लोगों ने अपने हाथ धोए हैं, बाकी लोगों ने अपने खानदान में हाथ धोए हैं। तो एक बड़ी बदकिस्मती है हमारे यहाँ जो सियासतदानों के अंदर जो अकरा परवरी है, लूट मार है। अगरचे ये एक कानूनी तकाजों को भी पूरा किया होगा इनमें से बहुत से लोगों ने, लेकिन आप देख लीजिए कि कुछ काम ऐसे भी हैं जिसमें कानूनी तकाजों को भी पूरा नहीं किया गया, यानी उनकी पेमेंट भी जमा नहीं करवाई गई। माशाल्लाह हमारे साथियों के भी बहुत से नाम आ गए हैं इस गंगा जमुना में जिन्होंने हाथ धोए हैं। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि अब ये इमरान खान हो या बाकी लोग हो, ये सारे मामलात के अंदर जो तोशा खाना का मामला है। सर, इस पर आप क्या कहते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी उन्होंने उस वक्त इनकार कर दिया था कि हम तोशा खाना के जो तमाम रिकॉर्ड है, जो गिफ्ट और तोहफे तहाइफ अब तक दिए गए हैं, हम उसका रिकॉर्ड पब्लिक नहीं करेंगे। अगर उस वक्त पब्लिक कर दिया जाता तो शायद वो सिचुएशन जो इतनी क्रिएट की गई पिछले चंद माह से वो ना होती, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे दोस्त ममालिक जो है वो इस बात पर बुरा ना मान जाए, इसलिए हमें ये चीज़ पब्लिक नहीं करनी। खैर, अब पब्लिक की है इसको, तो अगर वो उस वक्त कर देते तो आप उसको किस तरह से देखते हैं, उस इनकार को जो उन्होंने किया था उस वक्त? ठीक नहीं था, तोशा खाना के मामला को रिकॉर्ड पे आना चाहिए, असल में तो कोई डाउट नहीं है उसके ऊपर, और वो अब भी हुआ है। लेकिन अभी भी जो है 1985 से लेकर 2002 तक का रिकॉर्ड नहीं पेश किया। हाँ, और अभी अदालत ने इनको मोहलत दी है कि आप इनको आज ही पेश करें और ये भी बताएं कि किन किन ममालिक से ये तमाम तोहफे आए हैं। तो मेरा मतलब है कि ये पाकिस्तानी सियासत के अंदर बदकिस्मती है जो कुछ हम देख रहे हैं। लेकिन अब मसला ये है कि वो जो इमरान खान के खिलाफ पूरा तोशा खाना का मुकदमा था उसकी अब क्या अहमियत रह गई है, उससे ज्यादा बड़े बड़े सवालात जो हैं तोशा खाना के लिए। सलमान साहब आपने देखा होगा कि उमूमन हम गली कूचों में देखते हैं, हमारे अफगानी भाई अक्सर कारपेट बेचते रहते हैं, 4-5 हज़ार रुपये उसकी दाम लगा लेते हैं, फिर करते करते हम 1000-1500 पे चले जाते हैं और वो दे देते हैं। लेकिन इसमें कालीन जो है वो मरियम नवाज साहब ने 50 रुपये का खरीदा है। सर, आप इस पर क्या कमेंट्स करेंगे? हमें भी शुक्र करें कि उन्होंने 50 रुपये दिया, मुफ्त में नहीं ले गई। वैसे तो वो बहुत सी चीजें मुफ्त में भी ले गए हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी मुफ्त में ले गए हैं, बाकी लोग भी ले गए हैं। लेकिन मैंने कहा है ना कि मसला ये है कि इसका तमस्खर उड़ाने की बजाय ये जो तोशा खाना के जो मामलात होते हैं, जो इंडिविजुअल गिफ्ट आते हैं, इनको बस सरकारी खजाने में जमा होना चाहिए। ये किसी की जातियात की वजह से नहीं मिलते, बल्कि इनको उनके पोर्टफोलियो की वजह से मिलते हैं। तो ये सरकारी खजाने में जमा होना चाहिए, इसका कोई एक नया कानून बनना चाहिए। इस किस्म की बंदर बांट आसिफ अली जरदारी साहब भी इसके अंदर जो है मर्सिडीज गाड़ियां ले गए, जो कि कानूनी दायरे कार में सर ये भी कहिएगा कि मैं आप सलमान साहब एक और चीज जो हमने कल देखी लाहौर में, जी अमित कंटिन्यू करिए। आपने भी देखा, फिर जब रैली की बात की गई और अवाम जो है जोक दर जोक आना शुरू हो गई जमान पार्क की तरफ, तो फिर दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दिया गया और फिर हटा दिया गया। उससे पहले भी यही मामला हुआ और आमिर मीर साहब जो है उसकी स्टेटमेंट जितनी भी आप देखें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसमें तजाद पाया जाता है। इस पर आप क्या कमेंट्स करेंगे? एक तरफ तो मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि इमरान खान गीदड़ है, लीडर नहीं है, लीडर असल नवाज शरीफ है और असल शेर वही हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। तो आप इस पर कैसे कमेंट्स करते हैं कि बारहा जो है मदाखलत एक निगरान हुकूमत की जानिब से की जा रही है, तो क्या ये ज़ाहिरी तौर पर लग नहीं रहा है कि मामला जो है बिल्कुल जानिबदारी की तरफ जा रहा है और खुल के जा रहा है? निगरान हुकूमत
जब निगरान हुकूमत बनी थी उस वक्त भी सबने ये कहा था कि ये हुकूमत जो है गैर जानिबदार नहीं होगी, जानिबदार है। और आपने उनके एक्शन भी देख लिए हैं कि उन्होंने जानिबदारी भरपूर दिखाई है। और अभी भी जो उनको रिलीफ मिल रहा है पीटीआई को, वो अदालतों की वजह से मिल रहा है, कोई निगरान हुकूमत की वजह से नहीं मिल रहा। तो कहने का मतलब ये है कि निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन करवाना है। अगर वो सियासी अमूर में मुदाखलत करेगी तो फिर उनकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी, वो चाहे मोहसिन नकवी साहब हो बतौर चीफ या आमिर मीर साहब हो। तो मेरा मतलब है कि ये भी तो देखने की जरूरत है कि जो फैसले हो रहे हैं वो कानून की बुनियाद के ऊपर हो रहे हैं या शख्सियात की बुनियाद पे या पसंद और नापसंद की बुनियाद के ऊपर हो रहे हैं। ये एक तजाद तो है ना मौजूद पाकिस्तान में। और अब आज रैली हो रही है और यही रैली अगर वो इसी तरीके से रैली जिस तरह से आज उन्होंने मामला तय किए हैं इंतजामिया के साथ, वो कल भी हो सकते थे, पहले भी हो सकते थे, लेकिन उस वक्त जिद थी कि नहीं करने देनी। अब फाइनली ये था कि कल क्योंकि आपने कहा कि एक दिन के लिए लगाई गई है, अब आज कैसे लगा सकते थे, दफा 144 इम्पोज कर सकते थे। तो बड़ा कोई रास्ता निकाला है उन्होंने। लेकिन मसला ये है कि निगरान हुकूमत अगर फोकस इलेक्शन की तरफ कराए, देखिए ना इलेक्शन शेड्यूल आ गया है, जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाए तो फिर आप लोगों को पॉलिटिकल एक्टिविटीज से नहीं रोक सकते, सियासी जमातों को और कैंडिडेट्स को। उन्होंने तो सियासी एक्टिविटीज करनी है, इलेक्शन तो चलना है। अच्छा सर, ये कहिएगा कि मरीम नवाज की बहुत सारी स्टेटमेंट्स आपको पता है बड़ी सुर्खियों में रहती भी हैं, लेकिन उसका कोई जवाब हमें ऐसे लगता नहीं है। अब रैली जब नहीं निकाली गई इमरान खान की तरफ से, कल की अगर हम बात करें दफ़ा 144 से, जो बहुत सारी वजूहत थी लेकिन नहीं निकाली गई, तो उनका इस पर कहना था ये था कि मेरा जो मतलब हम शेर हैं, अगर आप बात करें तो पुलिस से डर कर अगर आप अंदर चले जाएंगे और रैली नहीं निकालेंगे तो आप गीदड़ कहलाएंगे, और इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स, जिस पर इमरान खान ने भी रिएक्शन दिया। उन्होंने ये कहा कि वो जो मर्जी बात करती हैं, वो कानून उनके लिए कुछ और है। और अगर मैं बात करता हूं तो आज भी आपको पता है कि उनके 2 केसेस लगे हुए इस्लामाबाद में। एक जो है वो जज साहिबा के बारे में कुछ अब उन्होंने कहा, उस पर एक जो स्टेटमेंट है उस पर भी केस चल रहा है, तोशा खाना पर भी केस चल रहा है। तो आप कैसे समझते हैं, वो कहते हैं कि चीजें पैरेलल नहीं चलती है, कानून दोनों के लिए मुख्तलिफ है। बात यह है कि मरियम जो है वो जो कुछ भी कहना चाहे कह सकती हैं, उनकी जबानबंदी तो नहीं की जा सकती, लेकिन आपने जैसे खुद ही कहा कि उनकी गुफ्तगू में बेशुमार तजादात है। और नवाज शरीफ साहब वो लीडर है और लीड करते हैं, तो वापस आए पाकिस्तान में आके हालात का मुकाबला करें। यही हम कह रहे हैं। बाहर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि जब तक उनके लिए तमाम रियायतें नहीं होंगी वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। तो मेरा मतलब है मरियम साहबा जो कुछ कह रही है उसका नुकसान खुद उनकी पार्टी को। अब ये जो तोशा खाना वाला मामला है, इस पे तो उनका मुकदमा जितनी तेजी से रफ्तारी से जितनी शिद्दत के साथ वो इमरान खान की घड़ी की जिक्र करती थी, तब तो उनके खानदान के सारे अफराद घड़ी के खेल में आ गए हैं। हुसैन नवाज साहब ने घड़ी ली है, मरियम ने घड़ी ली है, कलसूम नवाज साहबा मरहूमा ने अपने तोहफे लिए हैं, नवाज शरीफ साहब ने तोहफे लिए हैं। तो ये तो पूरा का पूरा खानदान जो है उस पूरी कैटेगरी में आता है। तो अब वो क्या जवाब देंगी मुझे नहीं पता। जी हरमीत। अच्छा सलमान साहब, इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से जो है वो खबरें फिर गर्दिश भी कर रही हैं, और कहीं ना कहीं इमरान खान साहब ने जो है वो 3 नाम के हवाले से भी कुछ मुतबादिल प्लान बनाने की तजवीज़ जो है वो उस पर भी गुफ्तगू हुई है, लेकिन नाम अभी तक उन्होंने सामने वो नहीं लेके आए। तो आपको लगता है कि अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं तो फिर कौन सा तहरीक इंसाफ में ऐसा कौन सा आपको रहनुमा नज़र आता है जो पूरी पार्टी को लीड करेगा? देखिए 2 ही नाम है जी, इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब है और उसके अलावा जो है चौधरी परवेज लाई साहब है। मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो मुतबादिल के तौर पर लीड करेंगे सारी सूरत को। एक कमेटी भी बन सकती है सद उमर के ऊपर, शाह महमूद कुरैशी के ऊपर और चौधरी परवेज लाई साहब के ऊपर। मैं ख्याल लेकिन ये क्यादत थी, क्यादत जो है वो इमरान खान के पास है, वही क्यादत करेंगे, चाहे वो जेल के अंदर हो चाहे वो जेल से बाहर हो। यह हमारी सियासत में आपने देखा है माजी में नवाज शरीफ साहब के साथ भी साहबा के साथ भी सारे मामला हो चुके हैं। क्यादतें नहीं करती, क्यादतें वही रहती हैं, बाकी इंतजामी अमूर होते हैं वो उनके मुतबादिल लोग ढूंढ लेते हैं, तलाश कर लेते हैं। सर इस पर भी कमेंट कीजिएगा, जिले शाह का जो मामला है सर, उसने साफ अगर हम निगरान हुकूमत की बात करें या अभी इस वक्त पंजाब के वज़ीर इत्तलात की बात करें तो कई प्रोग्राम में मैंने उनकी स्टेटमेंट्स देखी है, वो साफ तौर पर कई दफ़ा पहले भी कह चुके इस रिपोर्ट आने से पहले भी कि ये एक हादसा था, ये एक हादसा था। सर जो निशानात, जो वीडियोज़, जो पिक्चर्स आप और हम देख रहे हैं, जो आपको बींगा सहाफ़ी मसूर हो रहे हैं, एनालिस्ट आपको पता है सारी चीज़ पर आपने प्रॉपर एनालिसिस किया होगा, आप इसे किस तरह से देखते हैं? निगरान हुकूमत का काम इस वक्त खास तौर पर सिर्फ ये कि शफाफ इलेक्शंस को, ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर किया जाए, आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो इनका किरदार क्या रहेगा? आपको अभी तक इनका किरदार मशकूक नहीं लग रहा? इतने ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है पंजाब हुकूमत के मौक़िफ़ में, और ये दुनिया का पहला एक्सीडेंट होगा जिसके ऊपर 27 तशद्दुद के निशानात मिले हैं। एक्सीडेंट के केस में तो तशद्दुद के निशानात नहीं मिलने चाहिए था। तो मेडिकल रिपोर्ट कुछ और कह रही है, पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ कुछ और कह रहा है। तो मेरा ख्याल है इसके लिए जो जायज़ तरीकाकार है, जो सबने कहा है कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये हुकूमत इंक्वायरी करेगी तो फिर वो मामला कुछ और होगा, पुलिस इंक्वायरी करेगी तो मामला कुछ और होगा। इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, वो पता चले कि कौन सच और कौन झूठ है,
जब तक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगी ये बस ऐसे ही मामला लटका रहेगा। और इसमें पंजाब हुकूमत के आईजी साहब के देखे ना, अगर ये एक्सीडेंट केस था तो फिर इमरान खान के ऊपर कत्ल का मुकदमा बनाने की क्या जरूरत थी? पहले दिन ही आपने इमरान खान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी बना दिया कि इमरान खान ने खुद कत्ल किया उसको। तो इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन बहुत है पंजाब हुकूमत के इस मौक़िफ़ में जो निगरान सेटअप। सर इस एफआईआर के बारे में बताइएगा जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, मतलब डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी नामजद किया गया है, फवाद चौधरी को भी नामजद किया गया है, इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, पहले कुछ 76 थे अब 77 हो गए हैं। तो ये जो केसेस बनते चले जा रहे हैं और कमजोर कितने हैं सर ये? देखिए ये सब सियासी नोयत के केसेस है ना। फवाद चौधरी के ऊपर तो दहशतगर्दी का एक पर्चा दर्ज हो गया लाहौर में, जबकि वो इस्लामाबाद में बैठे हुए थे। तो मेरा मतलब जब सियासी नोयत के मुकदमे बनेंगे तो फिर उनकी क्रेडिबिलिटी यही होगी जो इस वक्त हम देख रहे हैं। जी हरमीत। अच्छा सलमान साहब, एक और चीज़ अगर हम देखें, जिस तरह ये मामला आया है तो शहाना का जो मामला है इसमें खासकर तहरीक इंसाफ टारगेट पे है और इमरान खान साहब भी टारगेट पे, और आज वही मामला होने भी जा रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, इसके मंजर आम पर आने के बाद अब दीगर जमातों को भी खतरा लाहक है और कहीं ना कहीं उनकी भी पैरवी इसी तरह की जाएगी, या न कहीं मामला जो है दूसरी समत मोड़ दिया जाएगा? बज़ाहिर लगता ही है कि जो इंतखाबी मुहिम चलेगी उसमें तोशा खाना भी बहुत ज़ेर बहस आएगा, डिस्कस होगा अपने अपने तरीके से। पीटीआई इसको अपने तरीके से लेंगे, पीएमएलएन वाले इसको अपने तरीके से लेंगे, पीपल्स पार्टी वाले अपने तरीके से लेंगे। तो ये सारा सियासत का ही नारा है। इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन तो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और इसमें जो बेज़ाब्तगी होंगी उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन हो सकेगा, लेकिन मुझे लगता ही है कि इसके ऊपर सियासत बहुत होगी, एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ बहुत उछाला जाएगा। सर इलेक्शंस के हवाले से क्या कमेंट करते हैं आप, अगर सारी चीज सिनेरियो को देखें तो? देखिए इलेक्शन तो जाहिर तो लगता है जो तारीखें आ गई हैं, इलेक्शन शेड्यूल आ गया है, पेपर नॉमिनेशन शुरू हो गई है। अगर हुकूमत जो है इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार करेगी तो फिर गेम तो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है ना जी। सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है बुनियादी तौर पर, तो ये सारा मामला जो है अमली तौर पर सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में है। जी हरमीत, सलमान साहब, कराची में अगर हम देखें तो सिंध में जो मामलात हुए हैं उसमें बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ करीब आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो इस्लामी साइड पे हो रही है। इस पर आपको क्या लगता है कि आने वाले इलेक्शन में कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो दूरियां हैं वो नज़दीकियां हो सकती हैं कहीं ना कहीं? देखिए डिपेंड करता है कराची की पॉलिटिक्स में। खुद जो हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं उन्होंने एक जमाने में पीटीआई के खिलाफ बिला वजह इश्तिहार फैलाया था और अपनी दूरियां बहुत ज्यादा पैदा कर ली थी। तो अब ये पावर पॉलिटिक्स है, इसमें दो ग्रुपों ने मिलकर हुकूमत बनानी है, चाहे पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिल जाए, या पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ मिल जाए, या जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ मिल जाए। तो ये लोकल लीडरशिप के फैसले हैं, लेकिन बहरहाल असली तौर पे तो नंबर गेम्स में तो इस वक्त पीपल्स पार्टी क्योंकि नंबर 1 है तो उसके पास हुकूमत बनानी चाहिए। अब उसको एक अलायंस चाहिए, चाहे वो जमात इस्लामी से अलायंस हो और ये हो। एक असूली तरीका तो ये है कि मेयर जो है पीपल्स पार्टी अपना लाना चाहती है तो डिप्टी मेयर जमात इस्लामी का हो, लेकिन जमात इस्लामी अपना मेयर लाना चाहती है तो फिर डिप्टी मेयर पीटीआई का होना चाहिए। लेकिन ये उसी सूरत में होगा जब जमात इस्लामी और पीटीआई के दरमियान अलायंस होगा। अब ये होता है या नहीं होता इसके बारे में फिलहाल इम्कानात कम नजर आ रहे हैं। सर इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है सर वो एक मुअम्मा ही बना हुआ है हमारी सियासत में, हमारे मुल्क में, और बारहा आपको पता है कि उसकी कोशिश भी की गई है और इलेक्शंस बहुत करीब है, तारीख शेड्यूल हर चीज़ का ऐलान कर दिया गया है। अब रैली जब निकालने की उन्होंने बात की जो कि आप उसको पॉलिटिकल एक्टिविटी तो ऑल दो कह सकते हैं, लेकिन साथ साथ वो इलेक्शन कैंपेन भी है। जब इस पर निगरान हुकूमत ये कहती है कि इलेक्शन कैंपेन जो है वो अप्रैल से आप शुरू कर सकते हैं, उससे पहले शुरू नहीं कर सकते। तो इन तमाम सूरत हाल में अगर गिरफ्तारी नहीं केस जिसकी कोशिश पहले काफ़ी दफ़ा की गई है अगर हो जाती है तो आप हालात कितने ख़राब देख रहे हैं? तो ये कि मुझे अब गिरफ्तारी नजर नहीं आ रही इमरान खान साहब की, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है और अगर इलेक्शन कैंपेन के तनाजुर में उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा तो उसका उल्टा फायदा इमरान खान को होगा, उनकी कैंपेन में और ज्यादा शिद्दत आ जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त गिरफ्तारी वाला मसला हो, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है। इलेक्शन शेड्यूल के बाद उनको काम करना है, मुकदमे उनके ऊपर चलते रहेंगे, अदालतों में वो पेश होते रहेंगे और उनको तहरीरी जमानतें भी मिलती रहेंगी। लेकिन मुझे जाती तौर पर लगता है उनकी गिरफ्तारी जो है वो हुकूमत के लिए अच्छा सबूत नहीं होगा, ज्यादा मसाइल पैदा करेगा। अवामी मैंडेट आपको सर क्या लगता है, मतलब जो भी सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी बदहाली है मुल्क की, अवाम मुझे लगता है दे आर डन विद एवरी काइंड ऑफ थिंग बिकॉज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और मतलब हर किस्म की जमात। तो आपको क्या लगता है अवामी मैंडेट इस दफ़ा इलेक्शंस में किस तरफ आपको उनका झुकाव ज़्यादा नजर आएगा, अवाम का खास तौर पे अवाम की कोई सोच आप समझते हैं क्या हो सकती है? ज्यादा लड़ाई, ज्यादा महालड़ाई, ज्यादा टकराव का माहौल बन गया है। इसमें से कोई ऐसी स्टेबिलिटी जो है बड़ी मुश्किल बात है। अगर इलेक्शन एक हो जाए पूरे मुल्क के अंदर तो शायद हम किसी आगे की तरफ बढ़ सकेंगे। अगर 2 सूबों के इलेक्शन होते हैं तो वो और ज्यादा महालड़ाई का सबब बनेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सलमान साहब आपसे जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं कि शाहिद खाकन अब्बासी और मिफ्ता और दीगर लोग जो है वो मुख्तलिफ। जी हरमीत कंटिन्यू करें सवाल पूछें।
मैं सोचा कि ब्रेक ले ली। नहीं, आपने। सलमान साहब, हम जब देख रहे हैं कि मुख्तलिफ उनके बयान सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ टेलीविजन पे भी आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि एक नई पार्टी वजूद में आ सकती है? ये ग्रुप जब से अलग हुआ है, कहीं ना कहीं उनके बयान पार्टी से काफ़ी मुख्तलिफ है सर। कॉल ड्रॉप हो गई है उनकी। अलबत्ता एक सवाल आपका नेक्स्ट टाइम के लिए रख लेते हैं, जरूर पूछेंगे। हमने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पिछले 10 सालों में आपने कुछ चीज़ ज़्यादा होते हुए देखी होगी या नहीं, लेकिन किसी भी फील्ड में अगर आप बात करें तो ख़वातीन आपको हर फील्ड में, वो बिजनेस सेक्टर हो, एज ए जॉब होल्डर हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का हो, NGOs को हो, या फिर घर चलाने का हो, जो कि मुझे लगता है कि फुल टाइम जॉब है, बट दे आर डूइंग रियली सच अमेजिंग जॉब्स। लेकिन अगर उसके बावजूद भी यूनिसेफ की रिपोर्ट के हम बारे में देखें तो पूरी दुनिया में कम से कम 42% वर्क फोर्स जो है वो ख़वातीन से रिलेटेड है। अगर पाकिस्तान की देखें तो ये इससे भी कम हो जाती है, बल्कि आधी हो जाती है। 23% ख़वातीन वर्क फोर्स के तौर पर अपना हिस्सा डाल रही हैं। वो माशी सूरत हाल हो, सियासी सूरत हाल हो, या किसी भी फील्ड का हो, यू नेम इट, आप ख़वातीन को काम करता देख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये तादाद या रेशो इतनी कम क्यों है? क्या अगर आप जॉब करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अगर कारोबार करना चाहते हैं, किसी आइडिया पर काम करना चाहते हैं, बीइंग एन यंग एंटरप्रेन्योर काम करना चाहते हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस है ख़वातीन को, जिसकी वजह से हम ये रेशो पाकिस्तान में इतनी जगह ख़वातीन को काम करते हुए देखने के बावजूद भी नहीं बढ़ा पा रहे? इस पर खैर हम बात करते हैं। फलात इमरान साहिबा हमारे साथ मौजूद है, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है WCCI, किनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फलाहत। वालेकुम How are you? अस्सलाम। I'm fine, Thank you so much for being here. Good to Thank see you you. for having me here. Thank you so much. अच्छा ये बताएगा, देखिए यू आर जस्ट डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब। आप यहाँ मौजूद हैं, मैं शो करती हूँ, हरमीत मेरे साथ मौजूद है। अब ख़वातीन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में यू नेम इट, कोई फील्ड हो, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मीडिया हो, कोई बिजनेस करना हो, आपको हर जगह ख़वातीन नज़र आती हैं और आपको लगता है कि यार हर जगह तो औरतें ही हैं अब। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो वर्क फोर्स ख़वातीन से मुंसलिक है, ये 23% है इन पाकिस्तान में। क्या वजह है कि इस रेशो को हम बढ़ा नहीं पा रहे? बहुत मसाइल हैं, जॉब करनी हो तब भी, कारोबार करना हो तब भी, क्या क्या मसले, क्या क्या चैलेंजेस हैं? औरतों को बहुत से मसले आते हैं जब वो अपने घर से निकलती हैं। सबसे पहले तो है कि ट्रांसपोर्ट का मसला है कि उनको एक फैसिलिटी दी जाए कि वो आराम से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आराम से ट्रैवल कर सकें। दूसरी ये है कि घर में उनको इतना कॉन्फिडेंस दिया जाए कि वो काम कर सकती हैं। अगर बिज़नेस करना शुरू करती हैं तो वो कर सकती हैं। और तीसरी ये चीज़ है कि उनको घर में एक ऐसा माहौल मिले कि अगर वो घर में भी फिर सारे काम करती हैं, मल्टीटास्कर्स होती हैं औरतें, लेकिन फिर भी उनका हाथ बढ़ाया जाए। जैसे हस्बैंड्स जो हैं वो भी काम करें तो वो ये भी समझें कि वो औरत भी काम कर रही है, घर से गई है तो फुल टाइम जॉब है, घर का काम करना, और घर का काम करना। अगर बाहर वो काम कर रही है, घर में भी आके कर रही है तो उसका हाथ बटाएं। तो ऐसे फिर अगर दो लोग अगर एक घर में काम करेंगे तो घर का सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा। और ऐसे ही अगर घर में दो लोग काम करें, अपनी ड्यूटीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो उससे भी बहुत अच्छा फिलहाल मुझे कहेगा कि ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल भी हो सकता है, लेकिन ये रेशो बहुत कम होने की एक वजह ये भी है कि बहुत सारी ख़वातीन आजकल वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी पर काम कर रही हैं। वो अगर कोई बिज़नेस शुरू कर रही हैं, स्टार्टअप है, ऑनलाइन क्लोथिंग ब्रांड है उनका, या फिर ऑनलाइन बेकिंग इंस्टीट्यूट है, या वो कोई भी XYZ अपने आर्ट को लेकर वो काम कर रही हैं, तो दे आर वर्किंग एट होम। तो शायद इसीलिए वर्क फोर्स में हम उनको शामिल नहीं करते, या दे आर द पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स बाय वुमेन एज वेल। ये भी है कि एक वो उसमें आने से थोड़ा सा डरती हैं कि पता नहीं अगर हमारा NTN और ये सब बन जाएगा तो हमें पता नहीं कोई टैक्सेस लग जाएंगे। हालांकि बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन काम कर रही हैं घरों और में। सबसे ये डराने की वजह भी आदमी है कि वो कहते हैं कि नहीं तुम इसमें ना हो, मार्केट में ना जाओ, बाहर ना निकलो, ये ना हो कि FBR वाले तुम्हारे पीछे पड़ जाए, ये हो द वंस हु आर वर्किंग फ्रॉम होम। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम विमेन चेंबर में हम उनको फुल कॉन्फिडेंस देते हैं। हमने बल्कि एक वुमेन रिसोर्स सेंटर एंड इंक्यूबेटर, इट्स अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब एंड वुमेन चेंबर हमने मिलके खोला हुआ है। एंड वी हैव इंक्यूबेटेड
100 women माशाल्लाह in a span of 2 years, और उनका 4 month प्रोग्राम है, दैट इज़ 4 month कोहोर्ट प्रोग्राम है, और जिसमें वो सारी सीखती हैं स्टेप्स ऑफ हाउ टू टेक देयर बिजनेसेस फॉरवर्ड। जैसे आपने बताया कि कुकिंग है, और लेकिन बेकिंग है, क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, आईटी सॉल्यूशंस हैं, बहुत कुछ है। तो उसको बिजनेस मॉडल कैसे बनाना है, और उसके फिर उसकी मार्केट रिसर्च कैसे करनी है, उसकी कॉस्टिंग प्राइसिंग। अच्छा फलाहत, अगर हम देखें, हमने एक चीज़ बड़ी ज़्यादा देखी और कहीं ना कहीं बहुत सारी जो हमारे आसपास की ख़वातीन होती है उनमें हम बहुत ज़्यादा टैलेंट देखते हैं, बहुत कुछ करने की चाह होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मर्द का सामना या एक खौफ, घबराहट जो है उन पर तारी होती है। हरेसमेंट के हवाले से उनको खौफ होता है कि कहीं ना कहीं अगर एक बार 2 बार कोई खातून को यह हादसा पेश भी आ जाता है तो फिर हमने ये देखा है कि वो घर का रुख इख्तियार कर लेते हैं। क्या करना चाहिए, किस किस्म से कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये जो खौफ है ये निकल के आप काम करें। और मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं खौफ तारी होती हैं, तो प्रैक्टिकल लाइफ में उस किस्म की सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन ये खौफ से कैसे निकला जाए। आप जैसी ख़वातीन जितनी भी आई हैं मैदान में, तो थोड़ा सा अपना तजुर्बा भी बताइएगा और इस हवाले से ही बताइएगा जो देखने वाले कम से कम वो भी अपना काम करना चाहे, अपना नाम बनाना चाहे तो वो कर सकते हैं। मैंने ये देखा है कि मैं आपको विमेन चेंबर का ही हवाला देती हूँ, विमेन चेंबर लाहौर का, कि हम लोग अगर हम किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं अपनी कोई वॉइस रेज करने के लिए, हमें कोई इश्यूज हैं, कुछ है, वी गो एज अ फोर्स, वी गो इन अ ग्रुप। वो वैसे ही डर जाते हैं सारे। तो उसमें यह है कि औरतों को बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और क्योंकि हमने पीछे नहीं रहना। 51% है हमारी आबादी विमेन की जो नहीं कुछ कर रही, और जैसे आपने बताया कि ओनली 23% आर वर्क, दैट्स टू लो। तो हमने उसको कॉम्बैट करने के लिए वी डू नॉट हैव टू बी स्केयर्ड। अगर हम डरेंगे नहीं तो कोई हमें डराने वाला नहीं होगा। तो और हमारी माशाल्लाह से हमारे बहुत से, आई हैव बीन इन बिजनेस सिंस मैनी ईयर्स, और मैंने आज तक नहीं फेस किया कोई हरेसमेंट या कुछ मैंने जो सुना हुआ है और ऐसे, बिकॉज अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे एंड यू आर फोकस्ड ऑन योर वर्क, तो नोबडी, आई थिंक नोबडी कैन डिटर यू। आपके इरादों से आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, बल्कि सब बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं कि आप जो भी आपकी फील्ड है उसके अंदर उससे रिलेटेड ही आप जाते हैं मार्केट में, तो फिर आपको वो जो वेंडर्स होते हैं या कोई भी हैं वो आपकी बल्कि रिस्पेक्ट करते हैं। और आप पहले अपना विज़न, अपना मिशन बनाएं, अपना गोल बनाएं, और फिर आपको दुनिया की कोई ताकत आपको हरेस नहीं कर सकती, और अगर करे तो फिर उसका जवाब बहुत सख्ती से दें। अच्छा, आपको पता है फलाहत, मैं ये समझती हूँ कि बीइंग अ वुमेन आई फील सो मच पावरफुल ऑल अराउंड, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो ख़वातीन जिनके घर में मर्द हज़रात उन पर पाबंदी लगाते हैं, वो पाबंदी लगाते इसलिए बिकॉज दे फील केयर अबाउट ऑल ऑफ देम ना। वो मतलब वो इसलिए नहीं लगा रहे कि वो आप पे सख्ती कर रहे हैं, वो इसलिए कि उन्हें पता है कि मुआशरा कैसा है, बाहर के लोग कैसे हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। लेकिन एट द सेम प्लेस मैं ये चाहती हूँ कि इस वर्क फोर्स को बढ़ाने के लिए, मुझे लगता है कि ऑलरेडी बढ़ी हुई है, लेकिन हमने उनको शामिल नहीं किया इस वर्क फोर्स में। 23% आर दोस्त जो कि ऑफिस में काम कर रही हैं, जो कि कोई बिजनेस चला रही है, जो कि रिकग्नाइज्ड हैं, स्टैब्लिश्ड हैं, और जो कि अपना सारा काम करती हैं मार्केट में बैठ के। जो मार्केट में बैठ के नहीं कर रही, उनको शामिल करने के लिए वी हैव टू कन्विंस देम, और उनको वैसे भी शामिल करके इस रेशो को बढ़ाया जा सकता है। कोई इस तरह से भी ये तो देखें आप, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, विमेन रिसोर्स सेंटर एंड इंक्यूबेटर, तो उसमें बहुत सी औरतें, और इतनी खुशी होती है कि उनका एंथुजियाज़म देख के, और दे वांट टू, लेकिन उनको पहले डरती थी वो कि पता नहीं हमने अगर हम NTN फाइलर्स हो गए तो हमारे साथ पता नहीं कोई FBR पीछे लग जाएगा, क्या होगा। सो दीज इश्यूज हैव टू बी रिजॉल्व्ड, और हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। बट और ये भी है कि ऑल द जो भी औरतों के काम के लिए जो भी इदारे काम कर रहे हैं, दे हैव टू गेट टुगेदर एंड दे हैव टू ब्रिज द गैप, कि सारे मिल के और काम करें। बहुत से काम हो रहे हैं बट इन पॉकेट्स, इन डिफरेंट पॉकेट्स, सो दे ऑल हैव टू गेट टुगेदर एंड दे कैन डू वंडर्स। जब सबको पता होएगा इश्यूज़ के, प्रॉब्लम्स के, डिफरेंट कम्युनिटीज़ की,
तो देन आई थिंक कि बहुत सी चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। अच्छा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा कि अब हमें पता है कि डिजिटल पाकिस्तान की वजह से आफ्टर कोविड दे आर डूइंग रियली सच अमेजिंग जॉब्स ऑन ये लाइक फ्रीलांसिंग, बिल्कुल ई कॉमर्स में अपवर्क पे बहुत काम हो रहा है, फाइबर पे बहुत काम हो रहा है, घर बैठ के खवातीन कंटेंट राइट करके या कोई डिजिटलाइज फॉर्म में कोई ग्राफिक डिज़ाइनर बनकर बहुत पैसा कमा रही है। दे शुड बी द पार्ट ऑफ दिस लाइक ऑल सिनेरियो, क्योंकि हमें लगता है कि वो लोग काम कर रही हैं बट स्टिल वही कॉन्सेप्ट है कि दे आर डूइंग वर्क एट होम व्हाइल सिटिंग एट होम, तो वो वाला और उनको अगर ऐसी औरतों को तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ कम इन द लाइमलाइट, प्लीज़ अपने आप को रजिस्टर करवाएं, बिकॉज आपको देख के एंड आपको देख के और बाकी जो औरतें हैं उनको कॉन्फिडेंस आएगा एंड दे विल एंटर द इंडस्ट्री और अपनी इंटरेस्ट के काम करेंगी। एंड आजकल का ये ज़माना नहीं है कि एक आदमी कमाए और सारे खाएं, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि सारी औरतें काम करें और उसको एक्नॉलेज करें, रिस्पेक्ट दें कि हम ये काम कर रहे हैं और वी हैव टू शो इट टू द वर्ल्ड कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम अगर हम देखें हमने उमूमन देखा है जिस तरह आपका चैम्बर है बहुत सारी ख़वातीन इसमें शामिल होती हैं, लेकिन एक गिला एक शिकवा जो हम देखते हैं यानी बहुत सारी ख़वातीन जो शहरों से होती हैं कहीं ना कहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी और उनको मौक़े होते हैं, उनकी गेट टुगेदर जितनी भी होती हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि हाँ ये फेस कर सकती हैं सोसाइटी के उस माशरे को। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं आस पड़ोस में जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिनका ताल्लुक ज़्यादा देहात से या वो शहरों की तरफ आते हैं, उन लोगों को भी क्या आप नहीं समझते जितनी भी आपकी गैदरिंग होती है उसमें भी उनको कॉन्फिडेंस लेवल, उनको अगर वो शरीक होंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल उनका भी बिल्ड होगा, क्या इस पर भी काम हो रहा है? हम बहुत सा काम कर रहे हैं अपना, वी टेक इट एज अ CSR, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमने जो माँ के उनके लिए स्टॉल्स लगाते हैं और वो आप खुश होंगे सुन के कि वो कहाँ की कहाँ पहुँच जाती हैं। सो दैट इज़ कि वो शुरू बस औरतें एक दफ़ा काम अपना शुरू कर दें और उनको कॉन्फिडेंस आ जाए, जब उनके हाथ में कोई पैसे आते हैं ऑफ देयर ओन अर्नड इनकम, तो आप उनकी खुशी और उनका जो है कॉन्फिडेंस लेवल वो कुछ और हो, इट्स टू अनदर एट अनदर लेवल। तो ये भी हम करते हैं, बट अ लॉट नीड्स टू बी डन कि अगर हम कर रहे हैं तो हर जगह ऐसे हो। और क्योंकि हम चाहते हैं पाकिस्तान की बेहतरी, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली जो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुज़र रहा है, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि औरतें और हमारी SMEs डेवलप हों और वो आगे बढ़ें और इंशाल्लाह हम अपने मुल्क को इस इकोनॉमिक क्रंच से निकालें बाहर। और सब अगर अपने अपने मौके पे ट्राई करेंगे इन देयर ओन रिसोर्सेज, तो आई थिंक इंशाल्लाह पाकिस्तान कैन कम आउट ऑफ ऑल दीज क्रंचेस इंशाल्लाह। अच्छा फलाहत, ये बताएगा, वी हैव सो मेनी दिस काइंड ऑफ मीडियम्स एंड प्लेटफॉर्म्स जिसके थ्रू हम ये चीज़ बिल्ड अप कर सकते हैं। वी हैव स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, नाउ वी हैव सोशल मीडिया थ्रू रील्स, थ्रू इंस्टाग्राम, सो हम बहुत अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं। बट स्टिल ग्राउंड रियलिटी इज़ कि आपको बचपन से ही या कुछ ऐसे टाइम होता है जिसमें आपको ख़वातीन को खासतौर पर इस चीज़ पर कन्विंस करना होता है कि आपने पढ़ लिया, डिग्री ले ली, नाउ यू हैव टू कैश इट आउट। तो ये यूनिवर्सिटी आपका जो इदारा है, ये जिस तरह से आप काम कर रही हैं, आपका इस तरह कोई प्लान है कि भाई ख़वातीन को वहाँ जाकर या बच्चियों को वहाँ जाकर किया जाए कि अगर आप काम करिए तो अपने घर में अगर आपकी बहन है जो पढ़ी लिखी नहीं है या आपकी माँ है जो पढ़ी लिखी नहीं है वो भी काम कर सकती है और यू गाइस कैन डू विद ऑल ऑफ देम ना? एक ये भी आपका एक पॉइंट, इसको मैं आगे लेके चलूँगी कि जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं दे आर वेरी वो जो होता है कि स्टडी बेस्ड, एकेडमिक बेस्ड है। इट शुड बी मोर प्रैक्टिकल, इट शुड बी मोर प्रैक्टिकल। हमारे पास जो आती हैं यंग गर्ल्स वो भी यही कहती कि हमने पढ़ा हुआ है, हमने BBA किया हुआ है, बट वी हैवंट डन एनीथिंग, प्रैक्टिकलिटीज़ में नहीं हमें ले जाया गया। सो यूनिवर्सिटीज़ नीड टू डू दैट। एंड अदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर हियर कि इतनी मुझे खुशी हुई, आई हैड गॉन टू अ कॉन्वोकेशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी एंड देयर वाज द गवर्नर पंजाब, किसी ज़माने के गवर्नर पंजाब थे उधर, एंड ही सेड कि मुझे तो लग रहा है मैं किसी गर्ल्स यूनिवर्सिटी में मैं किसी गर्ल्स यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ, बिकॉज ऑल द गोल्ड मेडल्स हैड गॉन टू विमेन, सारे सिल्वर मेडल्स और कोई एक आधा ब्रॉन्ज मेडल या कुछ मिल गया था किसी लड़के को। सो विमेन आर वेरी कॉम्पिटेंट। और जैसे एक रिपोर्ट है कि अगर इफ़ दे टेक लोन्स तो दे 99% ऑफ देम पे बैक, और आदमियों की ये वाला नहीं है। एंड व्हेन दे स्पेंड, जब वो अर्न करती हैं तो दे स्पेंड ऑन देयर हाउस होल्ड, दे स्पेंड ऑन देयर चिल्ड्रन,
तो और उनकी हेल्थ पे बच्चों की लगाती हैं, और ये होता है कि अपने आप को निगलेक्ट कर देती हैं, विच शुड नॉट बी सो, बट वो फिर घर पे लगाती हैं और फिर ऐसे मुआशरे बेहतर होते हैं। एंड देन ये भी देखा है कि द वर्किंग विमेन, हमें ये लगता है जैसे हाउसवाइफ्स जो हैं वो ज़्यादा अटेंशन दे रही हैं बच्चों को, विच इज़ राइट कि बच्चे घर आते हैं उनके बैग्स खोल के देखें व्हाट आर दे डूइंग देयर होमवर्क्स, बट जो वर्किंग विमेन है दे बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड और वो दे गिव क्वालिटी टाइम। तो ये नहीं होता कि आपका कोई घर आप निगलेक्ट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, सो एवरीथिंग फॉल्स इन इट्स प्लेस एज इन एनी अदर कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लाइक बांग्लादेश एंड ऑल, तो वो भी बड़ी अच्छा जा रहे हैं। सो वी हैव टू सी ऑल दीज एस्पेक्ट्स। और मुझे लगता है कि ऑल दो वो ख़वातीन जो काम करती हैं, जो वर्क फोर्स कहलाती हैं, बीइंग अ वुमेन, मुझे लगता है कि वो सारी सिनेरियो में दे आर डूइंग मच बेटर जॉब, क्योंकि उन्होंने बाहर भी काम करना होता है, घर में भी काम करना होता है, दे हैव मैनेज्ड एवरीथिंग सो ऑर्गेनाइजली ना। तो हमें उनको ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए। भाई अब तो अपना माइंड चेंज कर लें, आप लोग सोचें इस बारे में, सोचें। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आप से कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेसिकली एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में 7 करोड़ और 60 लाख इस तरह के लोग हैं जो कि वर्क फोर्स का हिस्सा है, जो कि मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट में, मुख्तलिफ कैनवस में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें 5 करोड़ से ज़ायद ख़वातीन की तादाद नहीं है, बल्कि मर्द हज़रात की है। 1.5 करोड़ जो है आप कह सकते हैं वो ख़वातीन हैं जो कि आपको वर्क फोर्स में नज़र आएंगी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ फील्ड्स में, और उनकी भी अगर हम बात की जाए तो परसेंटेज जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जस्ट 23%। हालांकि मुझे लगता है कि जो मैं अपने देखती हूँ अपनी फील्ड में, अपने इर्द गिर्द जो मेरी स्टडी है, जो मेरी रिसर्च है, उसके मुताबिक ख़वातीन बड़ी तादाद में काम कर रही हैं, बट दे आर नॉट फॉल इन वर्क फोर्स। वाई इज़ इट सो? इस पर हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में, तो फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद है, हम इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। फ़िलहाल इस चीज़ पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि वो ख़वातीन जो काम कर रही हैं बट दे आर नॉट इन द फ्रेम वर्क ना, वो काम कर रही हैं क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ और आप भी बहुत सारे लोगों से मिलती हैं, तो हम कोई इस तरह की चीज़ लॉन्च कर सकते हैं ताकि इस रेशो को बढ़ाया जा सके। बहुत सारे लोग विलिंग नहीं होते मार्केट में आने के लिए, और शायद उनके पास बेसिक राइट इस हवाले से ठीक भी है, बिकॉज दे डू हैव सम लॉजिक्स कि हमने मार्केट में नहीं आना, FBR वाला इशू या फिर घर का इशू, फैमिली का इशू, बट दे शुड फॉल इन वर्क फोर्स फ्रेम। तो इस तरह से हुकूमत को या कंसर्न डिपार्टमेंट्स को इस हवाले से कोई काम करना चाहिए कि उनको भी वर्क फोर्स में कंसीडर करें। बिल्कुल, गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि औरतों को एक्स्ट्रा इंकरेजमेंट मिले और जो काम कर रही हैं उनको हाईलाइट किया जाए, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ हाईलाइट किया जाएं और उनके बारे में बताया जाए, ताकि जो औरतें थोड़ी सी ज़रा हेजिटेंट हैं टू कम आउट एंड तो वो बताएं, और फिर उनको जैसे मरात कहते हैं जो इंसेंटिव्स दी जाएं, तो और औरतों के लिए स्पेशल इंसेंटिव्स हों फॉर अ पीरियड ऑफ आई वुड से 10 years, तो फिर औरतें जो हैं वो बहुत इनकरेज होंगी। बट द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक सम स्टेप्स, और वो देखें कि जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनकी इतना प्रोग्रेस किया है, उनकी वर्क फोर्स औरतों की, जैसे आप कह रही हैं, दे हैव कम एट द फोर फ्रंट और वो बता रही हैं कि हम आएँ, तो उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं। फ़िलहाल अगर हम देखें पूरी दुनिया को की ख़वातीन के हवाले से अगर बात करें तो ख़वातीन का एक अहम रोल रहा है उस मुल्क की खुशहाली में, और अगर हम देखें कहीं ना कहीं घर की खुशहाली में खातून का एक अहम रोल होता है। हमने जहाँ देखा है कि मर्द और खातून दोनों काम करते तो घर का जो पहिया है यानी वो एक दूसरे संप में जाता है। ऐसे में बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जिनका दिल करता है कि उस सोहा को देख के, आपको देख के, बहुत सारी ख़वातीन जो डॉक्टर या जो है वकील हैं, दीगर शोबों में काम करती हैं, उनको देख के उनका दिल चाह रहा है कि वो काम करें, आगे निकलें। ऐसे में जो कदगन हैं, जो पाबंदियाँ हैं, उनको घर की दहलीज तक ही महदूद रखा होता है, चाहे वो हस्बैंड की जानिब से या भाई की जानिब से या कहीं ना कहीं वालिद की जानिब से। क्या पैगाम देंगी? कहीं ना कहीं मर्दों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अगर चाहें तो इजाज़त दे के अपने घर को खुशहाल बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पाकिस्तानी मर्दों पे कि अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी वाइफ्स को, जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनका पैशन है, अगर वो कर रही हैं तो उसको इनकरेज करें, और अगर वो नहीं कर रही और जो उनका इंटरेस्ट है उनको इनकरेज करें कि अगर तो घर का मर्द आपके साथ होगा
और घर के फादर्स आपके साथ सपोर्ट करेंगे, आपको इनकरेज करेंगे, तो लड़कियां कोई रीज़न नहीं है कि वो ना करें। और आदमियों का बहुत एक जो नहीं करते ऐसे, वो बहुत उनका एक मीन एटीट्यूड है जो कि ख़त्म होना चाहिए। बिकॉज़ बीबी खतीजा जो थी वो सबसे बड़ी हमारी मिसाल हैं, और उनसे बढ़ के कौन सी मिसाल हो सकती है। तो ये हमारे मर्दों को सोचना चाहिए कि ये तो नहीं कई रीज़न, वो लोग रीज़न बन रहे हैं कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में, इकोनॉमिक कंडीशन में वो उनका कोई किरदार नहीं है कि वो अपने घर की विमेन को उनके इंटरेस्ट्स को आगे नहीं ले जा रहे। उनका इतने जो औरतें जब भी कोई काम करती हैं, जैसे आपने कहा है कि आईटी रिलेटेड, कुकिंग, जो भी उनकी वो है, टेक्सटाइल, तो उसमें वो बेहतरीन अपना काम करती हैं और बेहतरीन पोटेंशियल दिखाती हैं। और फिर उनको जब उनके हाथ में पैसे आते हैं तो वो बहुत समझदारी से खर्च करती हैं। So all these aspects have। मैडम, एक और सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, सोहा अगर आप इजाज़त दें तो मैं कर लूँ फिर। हमने देखा है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल्स में या कहीं ना कहीं अपने इदारों में कि अगर कोई खातून आगे बढ़ती या कोई अच्छा लेक्चर देती स्कूल में या कहीं ना कहीं वो फेवरेट बन जाती है, तो फिर हम ये देखते हैं कि हम जब मर्दों के कॉलेज या यूनिवर्सिटी या दीगर इसमें जाते हैं तो हमारा जो रव रिवाज या एक दूसरे से बात करने का ढंग बड़ा मज़े का होता है। लेकिन ख़वातीन जो है उनके बारे में ये दूसरे ख़वातीन की शिकायत होती है कि एक दूसरे की टांग खींच लेना, कहीं ना कहीं डिसहार्ट कर लेना, ये कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। इसको आप कैसे देखती हैं, क्या करना चाहिए ख़वातीन को? कम से कम एक दूसरे को भी सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, आई टोटली अंडरस्टैंड एंड आई गेट व्हाट यू मीन। इसका तो एक ही वो है हल है कि आप जस्ट कीप फॉलोइंग योर गोल। आप फोकस्ड रहें। आपको बहुत से लोग वो करेंगे, और जैसे आप कह रहे हैं कि शायद औरतें ही आप करें, बट कीप ऑन वर्किंग। जो आप काम कर रहे हैं, और आप एक टाइम आएगा जब आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी उन्हीं औरतों की तरफ से, उन्हीं लोगों की तरफ से जो आपको जो आप कह रहे हैं कि जैसे लेग पुलिंग या वो डिस्करेज करते थे, पॉलिटिक्स, ऐसी क्या क्या चीजें हैं। लेकिन आप अपना काम करते रहें तो आपको कोई क्योंकि अल्लाह ताला ऊपर है ना, तो वो फिर जब आप कोई पॉजिटिव चीज़ करते हैं, आप कोई अच्छे काम कर रहे हैं जिसके लिए आपके मुल्क की, आपकी कम्युनिटी की, आपकी फैमिली की बेहतरी है, तो अल्लाह ताला आपकी हेल्प करता है। सो यू डोंट हैव टू बी डिस्करेज्ड के इसने ये कह दिया। आपकी ये $100 टिप जो है ना कि बी फोकस्ड, ये सब कुछ है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बड़ी प्रोडक्टिव आपसे डिस्कशन रही। बी फोकस, आपके सामने आपका गोल है तो उसको देखिए। राइट लेफ्ट लोग क्या कह रहे हैं उसको जस्ट गिव अ डैम टू ऑल दीज थिंग्स। और ये बात बिल्कुल सच है कि आप सब्र करेंगे, मेहनत करेंगे तो उसका फल और उसका वादा तो अल्लाह ताला ने आपसे किया हुआ है। तो कंसिस्टेंसी इज ओनली की। आपको कोई कुछ भी कह रहा है, करते चले जाएं, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इसी टिप के साथ एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा था कि कैसे टीचर्स से आपके आज मुलाकात कराएंगे जिनका ताल्लुक जो है वो रिसर्चर कॉलेज ऑफ मेडिसिन से है। लेकिन अगर हम कैंसर जैसे मूजी मर्ज की बात करें तो आपको पता है कि इसका इलाज, मुआवजा और इसकी तशख़ीस कितनी मुमकिन है। लेकिन आप अगर आज के दौर की बात करें तो बहुत सारा काम इस पर किया जा रहा है। बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग जो है वहाँ से ताल्लुक़ है इन टीचर का। और बेसिकली अगर हम बात करें सारे सिनेरियो की तो पिछले कई साल से वो इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए, और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना सिर्फ वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी में बल्कि बहुत पूरी दुनिया में, कि किस तरह से कैंसर का मुतबादिल इलाज, मुआवजा, उसकी तशख़ीस और उसके इलाज मुआवजे में इस्तेमाल होने वाले जो आलात हैं उस पर कुछ ना कुछ काम किया जाए और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर इसको लॉन्च किया जाए। इस पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर राना मोहम्मद जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? Walaikum assalam, madam. Thank you so much for calling me here today. I'm very good. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से आपका ताल्लुक है, वहाँ पर आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जिस चीज़ पर काम कर रहे हैं वो नोबल कॉज भी है और उसकी अगर बात की जाए तो आज के ज़माने में उसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। तो कैंसर की तशख़ीस के लिए मुतबादिल कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिसमें आपने काम किया है? अगर तशख़ीस की बात करें, इलाज मुआवजे की बात करें और उसकी तशख़ीस के साथ साथ इलाज मुआवजे में इस्तेमाल होने वाले आलात की हम बात करें, तो कितना काम आप इस पर कर चुके हैं अब तक? मैडम, कैंसर की अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड और बहुत सारे एरियाज स्टिल कैंसर के अभी तक ऐसे हैं जो कि अनडिस्कवर।
और बेसिकली कैंसर पे काम जो इस वक्त किया जाना चाहिए या जो हो रहा है दुनिया में, वो हो रहा है ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट थेरेपीज पे, जो करंट है उनके कॉन्सिक्वेंसेज और उनके साइड इफेक्ट्स जो हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी है आपके पास, उनके साइड इफेक्ट्स और उनके चीजों को बचाने के लिए अब ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट थेरेपीज पे काम हो रहा है, जिसकी वजह से जो जीन एडिटिंग है, ताकि वो सेल जो कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, जिस सेल ह्यूमन में इज एबनॉर्मल ट्यूमर सेल ग्रोथ, तो उस एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को ही अगर किसी तरह रोक दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो उसकी वजह से इस कैंसर का इलाज बड़ा आसानी मुमकिन है। जैसे कि अभी हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का है द रोल ऑफ, बेसिकली इट इन्वॉल्व्स द रोल ऑफ ट्यूमर सप्रेसर SPC1 इन ह्यूमन पेपिलोमा E7 मीडिएटेड ऑन्कोजेनेसिस। तो इसमें बेसिकली इफ यू सी across the globe, there are 112 different known human papilloma viruses which are causing cancers, and they have been identified in 54 different host species, such as cattle, dogs, horses, rats, bats, dolphins, and even primates. So persistent infection with high-risk human papilloma virus is associated with one of the most common cancer in the women worldwide, human papilloma virus, which is also linked to anogenital and oropharyngeal cancers. So basically, we are working on these strains of the cancers, and our basic goal is to develop tools for understanding disease progression and for the treatment to improve management of human papilloma virus related cancers. So that is what we are working. डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि जब भी कोई इस मौजी मर्ज में लाक होता है तो फिर जिस तरह ट्रीटमेंट की जाती है, कहीं ना कहीं केमोथेरेपी की बात करें, दीगर ट्रीटमेंट की बात करें, तो बहुत सी तकलीफ से ही पेशेंट को गुजरना पड़ता है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इलाज करते हैं तो उनको इलाज से ही डर पहले से शुरू हो जाता है कि मुझे इस प्रोसीजर से गुजरना होगा। डॉक्टर साहब, आप लोगों ने अब नई शुरुआत की और हम देख रहे हैं कि हेल्थ की इस फील्ड में मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं बड़ी तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि नए आलात, नए इंस्ट्रूमेंट, नए तरीक़ाकार जो आ रहा है, इससे ये जो खौफ है, ये जो डर है, ये कितना कम होगा? और कहीं ना कहीं जिस मर्ज में मुब्तला है वो जो ट्रीटमेंट एक शख्स कर रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं कमी होगी और वो एक डिफरेंट तरीके से या रिलैक्स तरीके से वो ट्रीटमेंट कर पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए, देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स इन दिस थिंग। नंबर वन, बीइंग अ मुस्लिम, नंबर टू, बीइंग अ साइंटिस्ट। हमारा ईमान है कि हर अल्लाह की तरफ से है और शिफा मन जानिब अल्लाह है, और वो यकीनन इंसान को प्रॉपर प्रिकॉशन और उन चीजों के साथ मिलती है। जबकि बीइंग अ साइंटिस्ट ये मानना है कि हर आने वाला कल से अच्छा ही होगा, क्योंकि हर आने वाले कल में यकीन नई नई चीजें दरियाफ्त हो रही हैं। There are many new discoveries which are going on, and there are many brilliant minds working on different projects. So whenever they are working on different projects, hopefully we are hopeful that the upcoming days will be always better than the days that are gone in the past. So और कैंसर के इलाज में असल में बाकी बीमारियों में और कैंसर में थोड़ा सा फर्क ये भी है कि कैंसर में साइकोलॉजिकल जो पेशेंट काउंसलिंग है वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसा ऑरा बन गया हुआ है सोसाइटी में कि एक आदमी को अगर कैंसर नहीं भी है, एंड इफ यू विल टेल अ हेल्दी मैन दैट आपको कैंसर है, तो वो आधे से ज्यादा साइकोलॉजिकल बीमार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसकी पैरेलल साइकोलॉजिकल भी इक्वली इम्पोर्टेंट है इस चीज को रोकने के लिए कि उसको लगता है कि वो रिकवर नहीं हो सकता या ही इज इन अ टफ सिचुएशन। ठीक है, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर राना मोहम्मद जाहिद साहब, ये इस सारी सिचुएशन में ना पाकिस्तान में अगर हम इलाज मुआवजे की बात करें तो आपने बात बिल्कुल ठीक है कि साइकोलॉजिकली या अगर आप विल कहें तो वही आपको रिकवर कर सकती है, खा वो कोई भी बीमारी हो। अभी तो हम कैंसर जैसे मूजी मर्ज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर यहाँ पर हम बात करें तो शौकत खानम के अलावा ऐसे बहुत कम अस्पताल है जो कि फ्री इलाज मुआवजा कर रहे हैं, या वहाँ पर भी आपको पता है कि एक खतीर रकम तो देनी पड़ती है। जो मुतबादिल आप निकाल रहे हैं पाकिस्तान में, चूँकि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितना काम इस पर मुकम्मल कर लिया गया है सो दैट हम अगर पाकिस्तान में इसको लॉन्च करें तो बहुत से लोग इससे मुस्तफीद हो सकते हैं और इसकी अशद जरूरत भी आज के ज़माने में? देखिए, we are very much hopeful, but there is still a lot of time, क्योंकि in order to make this treatment popular in Pakistan, first need to be get patented here. पहले इसको यहाँ पर पेटेंट होगा, यहाँ पर काम होगा इस पे, फिर इसको पाकिस्तान जाना है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान में थोड़े से चैलेंजेस ये भी हैं कि वी नीड टू लुक एट द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ दिस थिंग,
क्योंकि यहाँ पर बहुत अब्रॉड में बहुत सारे ऐसा है जो गवर्नमेंट फंडेड होता है और काउंसिल्स फंडेड होता है, रिसर्च काउंसिल्स फंड कर रही होती हैं, इंडस्ट्रीज फंड कर रही होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा इंडस्ट्रियल और एकेडेमिया के गैप होने की वजह से एक तो रिसर्च को फोकस नहीं किया जाता और नंबर 2 उसको पेशेंट अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स को मद्देनजर रखना होता है कि क्या वो पेशेंट के लिए अफोर्डेबल भी है कि नहीं. Staying with the gene, and if you are modifying the gene in order to prevent cancer, so gene therapies, they are always a little bit costly. So that's but we are hopeful that we can design such a thing. डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात की। हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों में जिस तरह इनकलाब बर्पा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जब पाकिस्तान पहुंचती तो बड़ा टाइम भी लगता है, क्योंकि हमारे जो एक तो क्राइसिस हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे जो हेल्थ या मिनिस्ट्री है उनकी भी इतनी नज़र नहीं होती। लेकिन फिर भी आप बाहर बैठे हैं, बाहर दुनिया को देख रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें जो पाकिस्तान में आपने देखी होंगी, यकीनन देखी होंगी, तो किन किन चीज़ों पर आप समझते हैं कि ये काम हो जाए तो कहीं ना कहीं हेल्थ का जो सिस्टम है वो बेहतरी की तरफ जा सकता है? देखें, जो पॉलिसी मैटर्स हैं वो तो एक अलग है। सबसे पहले तो मेरा ज़ाती जो other than designing new policies, we need a strong implementation on the previous policies. तो अक्सर हम करते क्या है कि we always make new whenever a crisis like this happens, we fail to implement those policies somewhere. तो implementation of policies बहुत important है। और एक और जो difference बहुत मैंने देखा है as a nation, थोड़ा सा difference है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी चीज़ों को खुद फाइनेंस करते हैं। For example, their PhDs, their life, everyone finances their own lives and their own things. तो हमें एटलीस्ट पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के अंदर ये कल्चर इनकलकेट करना होगा कि यू नीड टू वर्क पार्ट टाइम अलॉन्ग विद योर एजुकेशन, यू डोंट नीड टू बर्डनाइज योर पेरेंट्स। एंड अगर ये सारा कल्चर इस तरह होगा और हम इन चीज़ों को कॉमन कर देंगे, ये तो मेरे ख्याल में कि ये ओवरऑल एज अ नेशन ही इस चीज़ को ओवरकम किया जा सकता है। कोई एक इदारा या कोई एक आदमी या कोई भी एक स्पेसिफिक तबका इस चीज़ को ओवरकम नहीं कर सकता। वैसियत नेशन आ सकता है और दैट इज द ओनली वे। अच्छा, मुझे बताइएगा साहिद साहब, हाउ वी कैन प्रोसीड ऑन दिस? लाइक आप अगर अकेले इस पे काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो अगर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग की बात करें, देयर इज़ अ टीम, देयर इज़ अ फैकल्टी टीम, देयर इज स्टूडेंट्स, देयर रिसर्चर्स जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और यू आर डूइंग ऑल अलोन? नहीं, there is a research group working here at College of Medicine, University of Edinburgh, और इंटरनेशनली डिफरेंट लोग हैं इस ग्रुप में जो कि इसी पर प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि on a project there are always different collaborators involved in that internationally, क्योंकि डिफरेंट लोगों की ओपिनियन क्रिएटिविटी एनहांसमेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो there are different peoples involved in collaborating this research, and that we can conclude something better out of this. But you are the only Pakistani in this research group to make this possible. Yeah, obviously पाकिस्तानीज जो हैं वो अभी कुछ एक दो मामला तो और भी हैं उनके कि नॉर्मली जो अब्रॉड आते हैं उनको दे अप्रोच कंसल्टेंट्स, और कंसल्टेंट्स जो हैं अब जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा है तो इट इज अ ग्रेट रिसर्च इंटेंसिव विद एन इम्प्रेसिव हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी एंड इनोवेशन, एंड दैट इज इन फैक्ट आई मस्ट से दैट इज द फर्स्ट इन स्कॉटलैंड and notably 5th in United Kingdom and 15th best in the world as per QS ranking of 2023. तो जो है वो बेसिकली स्टूडेंट का एडमिशन लोअर रैंक यूनिवर्सिटीज में करा रहे होते हैं क्योंकि इट इज इजी टू सिक्योर एडमिशन, ग्लोबल कंपटीशन इतना नहीं होता। तो जब लोग लोअर रैंक यूनिवर्सिटीज में आ रहे होते हैं तो दे आर नॉट गेटिंग दैट मच अपॉर्चुनिटीज और दैट कैन हैव अ ग्लोबल इम्पैक्ट। तो एक ये बड़ी चीज़ है, और मेरी एक बड़ी सजेशन होती है हर किसी को कि इफ़ यू आर हैविंग 16 और 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन तो आपको अपना एप्लीकेशन प्रोसेस खुद गो थ्रू करना चाहिए, क्योंकि यू आर कैपेबल इनफ, यू आर एलिजिबल इनफ कि आप एप्लीकेशन लिख सकें, ईमेल लिख सकें, रिसर्च लेटर लिख सकें, पर्सनल स्टेटमेंट लिख सकें, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवा सकें। तो obviously जो काम आप अपने लिए अच्छा कर सकते हो no one can do for you and no one can do it on your behalf. So we are very much
that in future we will be having many other people here. एग्जैक्टली जी हरमीत। जी डॉक्टर साहब, आप जैसे नौजवान, आप जैसे लोग, हम देखते हैं कि बहुत सारे मौके बाहर बेहतर तरीके से मिलते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे पैकेजेस भी बहुत अच्छे होते हैं, और फिर हम जब ये देखते हैं कि आप जैसे नौजवान बाहर दुनिया में काम करते हैं तो हम फ़ख्र भी महसूस करते हैं, आप लोगों पे फ़ख्र करते भी हैं। लेकिन आपसे डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे, जो तजुर्बात, जो चीज़ों पे आप, जिसके साथ आप मुंसलिक हैं, जो आप काम करें, तो क्या आपको लगता है कि सर ये जो चीज़ें आपने वहाँ सीखी, तो क्या आपको मुस्तकबिल में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी आप अपनी खिदमत जो है वो सरंजाम देंगे? क्योंकि हमारी भी कहीं ना कहीं आस होती है, हमारी भी ख्वाहिश होती है कि हमारे जो लोग हैं और जो बड़ा टैलेंट है, जो कहीं ना कहीं बाहर गया, किसी न किसी मजबूरी के तहत या किसी ने की अपॉर्चुनिटी के तहत, वो फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी रुख करे। तो क्या ऐसा कोई इरादा रखते हैं? जी देखें, बहसीत पाकिस्तानी, कहीं ना कहीं ये बात हर पाकिस्तानी की होती है, पाकिस्तान इज इन आवर हार्ट्स, पाकिस्तान हम सब के दिल में होता है, और दिमाग, दिल हमेशा दिमाग पर हावी होता है। उर्दू शायरी पढ़ ली जाए या कोई भी चीज़ अगर देख ली जाए तो तारीख में भी दिमाग पर हावी रहा है। तो अब अगर मेरी जहाँ तक बात की तो आप ये देखें कि आई डू हैव अ फैमिली, और जो मेरे 7-8 फैमिली मेंबर्स हैं, दे आर अदर देन मी, मेरी बाकी फैमिली पाकिस्तान में। तो मेरी जो मेजॉरिटी लाइफ रिलेशंस हैं पाकिस्तान में, तो ऑब्वियसली मेरे हर बात हो रही होती है और चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं, तो इट इज़ समथिंग यू कैन नेवर टेक आउट ऑफ मी, एंड वी ब्लीड पाकिस्तानी एंड वी ऑलवेज विल बी। अच्छा, मुझे to contribute to the research sector of Pakistan in the जाहिर future. साहब, मुझे ये बताएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग की बात करें या इंटरनेशनल जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम बहुत सारी खबरें ऐसे देते हैं, दे आर डूइंग सच अ रियली अमेजिंग जॉब। अगर हम पाकिस्तानी बच्चों की बात करें, कुछ स्कॉलरशिप पे काम कर रहे हैं, कुछ रिसर्च पे काम कर रहे हैं। अगर हम ऑक्सफोर्ड की, हमने बहुत सारी खबरें दी हैं, बहुत सारे ऐसे जॉब होल्डर्स जो वहाँ पर अच्छी इदारों में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर स्कोप की हम बात करें तो कितनी बड़ी तादाद में आप अपने इर्द गिर्द पाकिस्तानियों को देखते हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं और दे हैव स्किल बेस्ड काइंड ऑफ लाइक, उनकी पर्सनालिटी है, इतना उनमें टैलेंट है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ कुछ ऐसा काम सीख भी सकते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कितनी बड़ी स्कोप है वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए जो जाना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं? एक तो जो करंट स्टूडेंट रेशियो है वो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में कम है, लेकिन जो भी हैं वो कमाल, क्योंकि दे रिगरस कॉम्पिटिटिव प्रोसेस और ग्लोबली compete करके ये फंडिंग और स्कॉलरशिप विन किया होता है, तो दे आर वन ऑफ द बेस्ट विच वी हैव इन द टॉप 20 और 50 यूनिवर्सिटीज। तो बाकी जो नए लोग हैं उनके लिए मतलब नए लोग हैं वो ऑब्वियसली अप्रोच करते हैं कि भाई हमें ये गाइड करें, सर हमें ये बताएं। तो उनका एक थोड़ा सा एक माइंडसेट है। सबसे पहले तो देखें कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं जब भी आपने कहीं अप्लाई करना होता है, तो उन्हें चाहिए कि सब रिक्विजिट्स को पूरा करें। जैसे एक बड़ा कॉमन, what if I wanted to secure admission in any university in UK, but I don't want to give IELTS exam? Yeah. So you are already restricting your opportunity. आप IELTS कर लें, आप that is not tough. आपने 16 years अपने करियर के इंग्लिश पढ़ी है, और मतलब if you will do give an IELTS exam, आपके लिए अगर अभी एक यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी ओपन है तो 10 की हो जाएगी फिर, तो चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड आर ऑलवेज बेटर। एंड मोर ओवर एक और चीज है कि हम जितने लोग इस चीज के एस्पायरेंट्स हैं, दे नीड टू मेक अ फ्रेंडशिप विद गूगल, क्योंकि देयर फ्रेंडशिप विद गूगल इज व्हाट दैट मैटर्स द मोस्ट, क्योंकि देयर इज नथिंग दैट इज नॉट अवेलेबल ऑन द वेब। या दे विल फ्रेंड विद गूगल, दे कैन कंट्रोल एवरी opportunity, they can go for anything, you can find anything on Google, how to do this, why to do this, when to do this. This is the technology which Google have. So you need to be friends with Google, and you need to scroll every moment. And other thing जो कि किसी भी काम में होती है, it is a consistent और determined एक process है ये, और हमारी एक आम तौर पे being एक instinct होती है that we want everything right now and we want it with the easiest shortcut. So there are no shortcuts for success in life. मेरी अगर बात की जाए तो it took me 1.5 years in order to secure this opportunity. और प्रोफेसर हजरात भी कुछ इन्वॉल्व थे, साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ज़िशान दानिश थे और एक दो लोग, जो मतलब एक मेंटोर्स की जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस होती है आपकी लाइफ में। यू नीड टू बी कनेक्टेड विद योर एलुमनाइज, यू नीड टू बी कनेक्टेड विद योर सीनियर्स, विद योर टीचर्स,
So they can always guide you और better. जाहिद obviously. आपकी बात बिल्कुल ठीक है इस लिहाज से कि ऑब्वियसली इज अ टीम वर्क, और उसके बाद टीम वर्क के अलावा जो आपको एक डायरेक्शन देनी होती है एट द इनिशियल स्टडीज़ आपकी जो होती है, वहाँ पर अगर आपको डायरेक्शन मिल जाए तो शायद आप अच्छे से देख पाते हो कि आपने आगे क्या करना है। आपकी एक्सपर्टीज़ जो ऑलरेडी आपके अंदर होती हैं उसको मज़ीद पॉलिश करके आप किस तरह से उसको कैश कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके असातिज़ा ही देखते हैं, आपके मेंटोर्स ही देखते हैं, और वही आपकी सवाल से हेल्प करते हैं। ऑल्दो यू आर डूइंग रियली जॉब, तो आपको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। और आपने जो भी बातें की बिल्कुल ठीक है, यू कैन डू एनीथिंग। भाई गूगल आपके पास है, नहीं तो कुछ नहीं तो दिमाग तो आपके पास है, इसको इस्तेमाल ही करना है। जो कि इंसान वैसे ही 0.5 या 1% इस्तेमाल करते हैं जो कि उसके पास दिमाग होता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं जनाब। खैर, दिल का हाल अच्छा हो और मौसम अच्छा हो तो कुछ हम मौसम की बात भी कर लेते हैं। आजकल तो सारे लोग वैसे परेशान हैं, लेकिन एक चीज़ जो आप सबको एक्साइटेड कर देती है, थोड़ा आपको ये इंजॉय कराती है कि चले आप पे कुछ सब कुछ अगर बुरा भी है तो कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा है जो कि आपके मूड को रिफ्रेश कर देता है, और वो है आज का मौसम। लाहौर में भी गर्मी आने को है, ज़बरदस्ती आ रही है, लेकिन फिर भी बाहर का मौसम ना सिर्फ लाहौर में बल्कि इस्लामाबाद में, तमाम सिटीज़ में और ख़ासतौर पर सवात में जो है बड़ा ही ज़बरदस्त है देखने वाला। ये रिपोर्ट जो है वो मैंने तो देखी है, ज़रा आप भी देख कर वापस आएँ कि जो बाहर का मौसम है वहाँ पर वो किस तरह से लग रहा है, तो फिर हम इस पर डिस्कशन करते हैं। सर्दी को अलविदा और गर्मी को वेलकम से पहले ही कुदरत की तरफ से एक खूबसूरत मौसम का आगाज होता है जिसको मौसम बहार कहा जाता है। मौसम बहार की आमद के साथ ही जमीन और फिजाएं कुदरती रंगों में रंग जाते हैं। वैसे स्वात में चारों मौसम बहुत दिलकश होती है और यही वजह है कि हम भी स्वात के हसीन नज़ारों के देखने के लिए पेशावर से आए हुए हैं। आजकल तो यहाँ पर मौसम बहार का सीज़न जारी है, लेकिन रमज़ान मुबारक का पूरा महीना यहाँ पर गुजार कर ईद के लिए वापस जाएंगे। सरजमीनी स्वात जो हर मौसम में सयाहों की मस्कन रहती है, लेकिन बहार की मौसम इन सब मौसमों पर बारी होता है। जब बहार अपने जुबन पे आ जाती है तो खज़ां के निशान मिट जाते हैं। जी, मैं कराची से आया हूँ यहाँ स्वात की सैर करने के लिए। इससे पहले मैंने बर्फबारी के मौसम को भी इंजॉय किया और अब तो मौसम बहार शुरू हो चुकी है। हर तरफ हरियाली है और पूरी ही पूरी नज़र आ रही है जो बहुत मज़ा देती है। मैं दूसरे लोगों को भी ये दावत देना चाहता हूँ कि आप भी आ जाए और इस मौसम से खूब लुत्फ़ उठाए। मौसम बहार में तरह तरह के फूलों की खुशबू पूरे गुलशन में एक महक चढ़क देती है जैसे किसी ने अतर चढ़क दिया हो। सवात की दिल फरेब नज़ारों में जब मौसम बहार की खूबसूरती शामिल हो जाए तो हसीन वादी की हुस्न मजीद निखर जाता है और जन्नत के नज़ारे पेश करने लगते हैं। यही वजह है कि मकामी लोगों के साथ साथ सयाह भी यहाँ पर आकर खूब महसूस होते हैं। कैमरामैन अजब खान के साथ समद अंजुम, पब्लिक न्यूज़, सवात। उफ, कितनी ग्रीनरी, कितना ज़बरदस्त मौसम लग रहा था। ऑल द मुझे लगता है कि रमज़ान का खूबसूरत महीना गुजारने के लिए ना उससे अच्छी लोकेशन नहीं हो सकती। अगर आप इन एरियाज़ की बात करें तो आजकल आपको पता है कि ना वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है ना वहाँ पर गर्मी है। गर्मी तो वैसे ऑलरेडी नहीं होती, लेकिन चूँकि हम सवात की बात कर रहे हैं तो हम हरमीत से पूछ लेते हैं कि हरमीत को कोई एक आधी छुट्टी मिलेगी, कोई इस तरह का मौसम देखने के लिए मिलेगा, वो वहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन हरमीत, सर्दियाँ तो अपनी जगह, बाहर का मौसम भी काबिल दीद होता है वहाँ पर। बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा खूबसूरत होता है। और वैसे भी सर्दियाँ जो है मौसम में जितनी शिद्दत या गर्मी हम यहाँ महसूस करते हैं वहाँ पे नहीं होती है। और रमज़ान का महीना है तो रमज़ान के महीने में तो उमूमन जब भी हम भी इंतज़ार में होते हैं कि ईद की जो शोज़ हैं वो पहले रिकॉर्ड करके हम चले जाएं। तो कहीं ना कहीं मुझे यही मौका मिलता है पूरे साल में कि ईद की छुट्टियाँ मिलती हैं तो मैं सवात की तरफ चले जाता हूँ। लेकिन वैसे कमाल है, मैं फिर भी क्योंकि रमज़ान के आखिरी अशरा होता है तो फिर उसमें ये होता है कि हमारे दोस्त जो हैं, जितने भी दोस्त होते हैं तो हम अफ्तारी के लिए जाते हैं। मुख्तलिफ वहाँ पे स्पॉट्स बने हुए हैं जो जंगलों के बीच और ठंडी ठार हवाएं चलती है और पानी आपको जो है वो ठंडे चश्मे जो है वहाँ से ही मिलना, ठंडा पानी वहाँ से मिलता है। तो बहुत ही मज़े का, एक तो अफ्तारी बड़े मज़े की होती है आखिरी अशरे में, और दोस्त सारे जो मुख्तलिफ ममालिक में काम करते हैं, मुख्तलिफ एरिया में काम करते हैं, वो भी ईद की छुट्टियों के लिए गांव आते हैं। तो ये एक मुनफरिद सा एक मज़ा होता है और मैं उम्मन पूरे साल इसी दिनों का मेरा इंतज़ार होता है। लेकिन बहरहाल अभी बड़ा खूबसूरत मौसम है सवात का। और समद अंजुम की वैसे भी मैं तारीफ़ करूँ कि जब भी वो बड़े एक्टिव होते हैं और मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स जो हैं वो लेके आते हैं मंजराम पर, और वहाँ के जो खूबसूरत नज़ारे हैं वहाँ के लोगों से हमें मिलवाते हैं। कहीं ना कहीं सवात की तरफ हम जो लोग देखते हैं, लोग जो नहीं जा सकते वो इसी
टेलीविजन स्क्रीन के जरिए वो सारे नज़ारों से महसूस होते हैं। तो समद अंजुम के लिए भी मैं समझता हूँ कि भाई उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। भाई उनका क्रेडिट बनता है, जो भी लेटेस्ट हैपनिंग हो ना, वो बाहर का मौसम हो या आने वाली गर्मी हो या कोई ताज़ा फल जहाँ लगा हो, तो भाई ये बात तो सच है कि वो फौरी रिपोर्ट करते हैं पब्लिक न्यूज़ पर आकर, हम उनकी रिपोर्ट को आगे आप तक पहुँचाते हैं। ऑल दो वी आर डन विद आवर शो। तो मंडे ब्लूज जो है वो आज सारा दिन आपको बहुत तंग करेंगे, लेकिन वी हैव टू डू योर वर्क, आपने कंप्लीट करना है। होपफुली कि अपना वीक का आगाज़ बड़े अच्छे से करेंगे। हमें दीजिए अब इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।